हेलो, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। और ये वीडियो जो हमारा होगा एनसीईआरटी सीरीज में हिस्ट्री का जो क्लास 9 चल रहा है हमारा। तो क्लास 9 में हम लोगों ने दो वीडियो किया है। एक वीडियो में हम लोगों ने फ्रेंच और रशियन रेवोल्यूशन को पढ़ा था और पार्ट 3 में हम लोग नाजी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ओके, जो 3 चैप्टर स्टार्टिंग के थे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे। अगर कोई भी एग्जाम को वो देखे तो वहां से सवाल बन सकते हैं एमसीक्यू के। हाँ, हालांकि बीपीएससी के जो जीएस पेपर 1 है, जहां पे मेंस की अगर हम बात करेंगे तो वो वर्ल्ड हिस्ट्री उतना महत्वपूर्ण नहीं है। हिस्ट्री के वर्ल्ड हिस्ट्री सवाल नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी मैंने एनसीईआरटी सीरीज फॉर ऑल एग्जाम मैंने इसलिए इसको रखा है कि सारे एग्जाम में अगर आपको हेल्प करने वाला है ना, जितने भी एग्जाम होते हैं उन सारे एग्जाम में आपको हेल्प करने वाला है। इसीलिए वर्ल्ड हिस्ट्री अगर आप देखें, बिहार एसआई के सवालों को देखिए, बिहार एसएससी के सवालों को देखें, तो वहां से सवाल आपको देखने को मिलते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री से। ठीक है, इसलिए वर्ल्ड हिस्ट्री हमें पढ़ना जरूरी है और क्लास 9, 10 हमारा जो है वर्ल्ड हिस्ट्री ही है, इस बात को समझिएगा। तो हम लोगों ने क्लास 9 के पार्ट 2 तक किया था, ये हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 3 में हम लोग आज करने वाले हैं जो भी रिमेनिंग चैप्टर्स है। रिमेनिंग चैप्टर्स के बारे में बता दूं कि वो रिमेनिंग चैप्टर्स से आपको फैक्ट बहुत कम मिलेंगे, मींस कि आपको उतना ज्यादा एमसीक्यू वाले सवाल नहीं बनेंगे, लेकिन बहुत कम बनेंगे। लेकिन उन चीजों को फिर भी हमें समझना है, पढ़ना है, क्योंकि आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा। ओके, तो हम एक भी चैप्टर्स को स्किप नहीं कर सकते हैं ना, हर एक चैप्टर्स को पढ़ेंगे। हालांकि ज्यादा डीपली चीजों को नहीं जाएंगे जो महत्वपूर्ण नहीं होगा। इसलिए मैं वीडियो स्टार्ट होने से पहले भी बताता हूं कि ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आपके फायदे के लिए है, नहीं आपके लिए यूजफुल है या नहीं वीडियो, है ना। कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है प्रीलिम्स के लिए, कौन सा मेंस के लिए जरूरी है। तो मैं बार बार बताता हूं कि वर्ल्ड हिस्ट्री आपके जो बीपीएससी में जीएस पेपर 1 है उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। हाँ, प्रीलिम्स में सवाल 1-2 बन सकते हैं, उतना ज्यादा आप फिर भी लोड नहीं लेना। अगर बीपीएससी का तो प्योर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इनको स्किप कर सकते हैं, क्लास 9, 10 को, है ना। क्लास 9, 10 को स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हाँ, क्लास 10 को स्किप नहीं कर सकते। क्लास 10 में जो नेशनलिज्म है वो जरूरी है। वो आपका जिस पेपर 1 में सवाल आ सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री आ जाता है तो वो महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, उसी के साथ अगर हम बात करेंगे कि जो इसके बाद क्लास 11 जब आएगा हमारा, क्लास 11 तो हम जनरली एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में ही पढ़ेंगे और थोड़ा सा वर्ल्ड लेवल पे हम चीजों को पढ़ेंगे, मेसोपोटामिया के बारे में। तो भी हमारे लिए उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होगा। तो उस चैप्टर्स को भी हम लोग किस तरह से करेंगे वो आप जब वीडियो आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हमें किस तरह से चीजों को पढ़ना है, ज्यादा हमें डीपली चीजों को नहीं घुसना है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आज के हम चैप्टर्स को। आज के चैप्टर्स को हम लोग थोड़ा सा स्पीड चलेंगे, मींस कहने का मतलब है कि ज्यादा चीजों में घुसेंगे नहीं। ऑलरेडी हम लोगों ने इसके बारे में क्लास 8 में भी पढ़ा है बहुत सारी चीजों के बारे में। ठीक है, जो ट्राइबल्स के बारे में, ट्राइबल्स के कैसे फॉरेस्ट लॉ ने अफेक्ट किया ट्राइबल पीपल्स को, उन सब के बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग थोड़ा सा चीजों को स्किप करेंगे, मतलब बीच बीच में स्किप करेंगे चीजों को। तो हम लोगों ने यहां तक पढ़ा था जनरली, है ना। हमारा सवाल आज जो नया चैप्टर है वो है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म, वन समाज और वन समाज और उपनिवेशवाद। मतलब जो कॉलोनी बना इंडिया जब कॉलोनी बना तो उसमें वन्य समाज कैसा था, है ना। उसमें जो फॉरेस्ट सोसाइटी था उस पर क्या इंपैक्ट पड़ा, क्या था, उन सब चीजों के बारे में हम लोग जनरली इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, इस चीज को समझिएगा। जैसे कि आप ये देख सकते हैं जनरली इसमें आप अगर सामने, मैंने बार बार बोलता हूं कि सामने बुक रखे जल्दी जल्दी आपका ये चैप्टर खत्म होगा। आप ये देखिए इसे लिखा हुआ कि आप अगर आसपास अगर जहां भी आप देखेंगे तो चीजें आपके लकड़ी के बने होते हैं, चाहे तो फॉरेस्ट प्रोडक्ट ही होंगे क्योंकि वो जंगल से ही चीजें, जंगल की लकड़ी से बने हुए। हर एक चीज आप देखिए XYZ है जो कहीं ना कहीं जंगली चीजों से, नेचुरल रिसोर्सेज से, चाहे कहीं ना कहीं सारी चीजें बने हुए। ये सब आपको यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी मतलब अब देखिए जंगल में बहुत सारे पेड़ पौधे, पशु पक्षी सब है। ये डाइवर्सिटी धीरे धीरे खत्म हो रहा है क्योंकि औद्योगिकरण, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन जब चला 1700 से लेकर 1995 के बीच में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर चला, है ना, औद्योगिकरण का, उसमें 139 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल, दुनिया के कुल क्षेत्रफल का 9.3% भाग ये मतलब सफाया हो गया। इतना जंगल को काट दिया गया। तो इस चैप्टर में हमें इतना ही समझना इस पेज में, है ना। आगे चलेंगे, वनों का विनाश क्यों हो रहा है। अब देखिए हम इसको शॉर्टकट करेंगे, वनों का विनाश क्यों हो रहा है, क्यों काट रहे हैं, जमीन की बेहतरी के लिए। अब खेती बढ़ाना है। स्टार्टिंग में जब खेती करने के लिए कुछ ही एरिया था तो खेती के एरिया को बढ़ाने के लिए, एग्रीकल्चर के एरिया को बढ़ाने के लिए वनों की कटाई करते करते हम लोगों ने कहने का क्षेत्र बनाना स्टार्ट किया और वहां पे हम लोगों ने खेती करना स्टार्ट किया। जैसे कि आप ब्रिटिश काल में देखेंगे खेती में तेजी से फैलाव आया, है ना, तेजी से फैलाव आया। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि पहला तो अंग्रेजों ने व्यावसायिक फसलों जैसे पटसन है, जैसे जूट उत्पादन हो गया, गन्ना हो गया, गेहूं हुआ, कपास हो गया, इसके लिए उन्होंने जमकर कहीं ना कहीं प्रोत्साहित किया और बहुत सारे पेड़ों को काटना स्टार्ट किया, जंगलों को काटना स्टार्ट किया और जो एरिया थे जमीन का एरिया, एग्रीकल्चर एरिया बढ़ाता गया, इसलिए वनों की कटाई हुई। जाहिर सी बात है। फिर उसके बाद क्या दूसरी वजह यह भी थी कि 19वीं शताब्दी की शुरुआत में
औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अनुत्पादक समझा। उनके हिसाब से व्यर्थ की व्यावान पर खेती करके उसमें राजस्व कृषि उत्पादन पैदा किया जा सकता है। मतलब बोला कि उन्होंने बोला कि ये सब जो मतलब आपके जो जंगल है ये सब झूठ मूठ का फालतू चीजें हैं, इससे अच्छा कि इस पे खेती हम लोग कर ले इस एरिया पे तो ज्यादा फायदा होगा। वही बात है, सेम चीज लिखा हुआ है। और 1880 से 1920 के बीच में खेती योग्य जमीन के क्षेत्रफल में 67 लाख, देखिए मेरे 40 साल में 67 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को खेती ऐसा कर दिया जंगलों को काट काट के। तो ये हो गया खेती के विस्तार का हमें विकास का सूचक मानते हैं, लेकिन हमें यह नहीं बोलना चाहिए कि जमीन को जोतने से पहले जंगलों की कटाई करनी पड़ती है। पहला चीज। सेकंड हमारा पटली पर स्लीपर। आप देखें कि कितना सारा आपका ट्रेन बना है ना, ट्रेन की पटरियां बनी, तो उसमें आप स्लीपर्स में देखते होंगे कि लकड़ी का इस्तेमाल हुआ पहले, तो उसके लिए भी बहुत सारा कटाया है ना। फिर उसके बाद देखिए कहा रहा है ना, ओके 19वीं सदी की शुरुआत तक इंग्लैंड में ओक के जंगल लुप्त होने लगे। इसकी वजह से शाही नौसेना के लकड़ी का आपूर्ति करना, मजबूत और टिकाई लकड़ी की नियमित आपूर्ति के बिना अंग्रेजी जहाज भला कैसे बनते। जहाज बनाने के लिए जहाजों के बिना शाही सत्ता कैसे बचाए रखे। मतलब कहने का तो जहाज का जरूरत है, सीप का जरूरत है, और ये सीप बनेगा लकड़ी से, है ना, सीप का बनेगा लकड़ी से। तो लकड़ी के लिए ओक्स के पेड़ बहुत सारे काटे गए। 1820 के दशक में खोजी दस्ते हिंदुस्तान की वन संपदा का अन्वेषण करने के लिए भेजे गए। एक दशक के भीतर बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जाने लगे और भारी मात्रा में लकड़ी का हिंदुस्तान से निर्यात। अब देखिए लकड़ी है यहां से हिंदुस्तान से कट के कहां जा रहा है, इंग्लैंड में जा रहा है, क्योंकि उनको जहाज बनाना है ना। तो इस तरह से आप चीजें देख सकते हैं। 1850 में जब रेल लाइन बिछे लगा तब भी बहुत सारा लकड़ी की जरूरत पड़ा स्लीपर के लिए, ये सब हो गया। यहां लिखा हुआ कि 1 मील लंबी रेल पटरी के लिए 1760 से लेकर 2000 स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती है। सोच लीजिए भाई, इस तरह के स्लीपर लकड़ी होते हैं ना, स्लैब बने हुए, तो 2000 लकड़ी 1 मील ट्रैक बिछाना उससे पता चल जाएगा। भारत में रेलवे लाइन का जाल 1860 के दशक में तेजी से फैला। 1890 तक लगभग 25,500 किलोमीटर। तो इन लाइनों की लंबाई इतना किलोमीटर हुआ है ना, और बढ़ चुकी थी। तो इतना सब पेड़ काटा। तो ये सारी चीजें आखिरकार लकड़ी क्यों काटा गया, पेड़ जंगल क्यों सफाया हुआ, तो आपसे कारण मैंने बता दिया। आगे चलेंगे, ठीक है। जो जहां पे जरूरत की चीजें रहेंगे वहां पे हम लोग कवर कर लेंगे, है ना। ये कोई सोर्स है उसके बारे में कि मुल्तान और सुकूर के बीच इंडस वैली रेल चल रहा था, तो उसके लिए इतना मील लंबी लाइन बनाया गया, उसमें इतना स्लीपर्स की जरूरत पड़ी, इतना मन लकड़ी की जरूरत पड़ा। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा, है ना। काम का चीज नहीं तो उसको कोई प्लांटेशन में बगान। यूरोप में चाय, कॉफी और रबर की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इस वस्तु को बगान में बने और इनके लिए प्राकृतिक वनों का एक भारी हिस्सा साफ किया गया। देखिए ओके, अब चाय, कॉफी और रबर की बढ़ती मांग पूरा करने के लिए आप देखिए जंगलों में चाय कॉफी का खेती करना है तो उसके लिए हमें जमीन चाहिए, लैंड चाहिए, और उसके लिए हम लोग कहीं ना कहीं उन पेड़ों को काटेंगे, तब वहां पर जाके हमारा इस तरह का खेती होना स्टार्ट होगा, है ना। इलाकों की बाड़ाबंदी करके जंगलों को साफ कर दिया गया और चाय कॉफी की खेती की जाने लगी। सेम चीजें, वही सेम रीजन जिसकी वजह से पेड़ों की कटाई स्टार्ट हुई, जंगलों का सफाया स्टार्ट हुआ। ओके, तो थोड़ा सा लोग जल्दी चलेंगे इसलिए क्योंकि जहां पे आपके फैक्ट्स मिलेंगे मैं वहां पे रोकूंगा, अंडरलाइन करूंगा, उसको आपको नोट डाउन करना है। लेकिन जो चीज आप समझ सकते हैं कि भाई पेड़ क्यों कट रहा है, पेड़ क्यों काटा गया, जाहिर सी बात है एग्रीकल्चर के लिए या कुछ अलग अलग खेती करना, बगान करना, पेड़ों कॉफियों का, चायों का बगान लगाना है तो वहां पे पेड़ की जरूरत पड़ेगी। रेलवे लाइन बिछाना है तो उसके लिए स्लीपर्स की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए लकड़ी काटेंगे। तो इसी के लिए जो कॉलोनियल पीरियड में कटा उसके बारे में जानकारी है ना। व्यवसायिक वानिकी की सोच ये कह रहा है कि जो कमर्शियल फॉरेस्ट्री में तो इस तरह का पेड़ वानिकी में तो क्या हुआ, पेड़ों को लगाना, है ना। जंगल आप बोल सकते हैं कि कहीं पे एक छोटे से एरिया में या बड़े से एरिया में बहुत सारे पेड़ों को रोपे हैं तो वो आपका हो गया वानिकी, फॉरेस्ट्री हो गया। और व्यवसायिक वानिकी में तो कहीं ना कहीं कोई कमर्शियल पर्पस के लिए, कोई पैसा कमाने के लिए जब हम पेड़ों को लगाएंगे तो वो कमर्शियल वानिकी कहलाएगा। कैसे कह रहा है कि पिछले खंड में देखा कि जहाज, रेल, पटरी बिछाने के लिए अंग्रेजों को जंगलों की जरूरत पड़ी। अंग्रेजों की इस बात से चिंता थी कि स्थानीय लोगों द्वारा जंगलों का उपयोग और व्यापारियों द्वारा पेड़ों के अंधाधुंध कटाई से जंगल नष्ट हो जाएंगे। अब ये भी टेंशन है अंग्रेजों को कि जो लोकल पीपल्स हैं वो भी जंगलों के लकड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं जलावन के लिए, और व्यापारी भी कर रहे हैं, काट के बेच रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने डाइट्रिच बैंड्रिस नामक जर्मन विशेषज्ञ को इस विषय पर मशवरे के लिए बुलाया। उस देश का पहला वन महानिदेशक, देखिए एक चीज यहां बन गया, मैंने यहां पर अंडरलाइन भी कर दिया है, ठीक है। डेट्रिच ब्रैंडिस करके एक नाम है जो पहला इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। इस सवाल आ सकता है, अब बोलेंगे ये तो पढ़े ही नहीं, गवर्नर जनरल पढ़े हैं, सब कुछ पढ़े हैं, है ना, लेकिन इंस्पेक्टर जनरल नहीं पढ़े। तो फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ इंडिया कौन कहलाएंगे, डेट्रिच बर्नांडिस। इस बात को बर्नांडिस ने महसूस किया कि लोगों को संरक्षण विज्ञान में प्रशिक्षित करना और जंगलों में प्रबंधन के लिए व्यवस्थित तंत्र विकसित करना होगा। उन्होंने बोला कि लोगों को प्रॉपर सिस्टम बताना पड़ेगा, है ना। और
इनको ट्रेंड करना पड़ेगा, ट्रेंड करना पड़ेगा साइंस ऑफ कंजर्वेशन को लेकर, कैसे पेड़ों को बचाना है, जंगलों को बचाना है। ओके, इसके लिए कानूनी मंजूरी की जरूरत पड़ेगी, वन संपदा का उपयोग संबंधी नियम तय करने पड़ेंगे, रूल्स बनाने पड़ेंगे, पेड़ों कटाई और पशुओं को चराने जैसी गतिविधियों पर पाबंदी लगाए, मतलब अब तो पेड़ों को नहीं काट सकते हैं, पशुओं को जंगलों में नहीं चरा सकते, इस तरह की चीजें करनी पड़ेगी, तभी जाके ये सारा ये सब रुकेगा, है ना। जंगलों को लकड़ी उत्पादन के लिए आरक्षित किया जा सकता है, कुछ फॉरेस्ट को रिजर्व करिए कि हाँ यहाँ ये फॉरेस्ट रिजर्व एरिया है, यहाँ पे किसी भी तरह का मानव गतिविधि नहीं होगा, यहाँ पे लकड़ी कटाई नहीं होगा, यहाँ पे जंगल पशु नहीं चरेंगे, उन एरिया को रिजर्व करिए, ऐसा हुआ। इस तंत्र की अवमानना करके पेड़ काटने वाले, अब ठीक है, पेड़ काटने वाले किसी व्यक्ति को सजा, अगर इस रूल्स को नहीं फॉलो करेंगे, इस सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, देन आपको पनिशमेंट मिलेगा। इस तरह ब्रांडिस ने 1864 में एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की स्थापना किया। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की स्थापना कब हुआ? 1864 में। 1864 में एक स्थापना हुआ, ठीक है, IFS का, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का, ठीक है, फॉरेस्ट सर्विस में इंडियन फॉरेस्ट मैंने लिखा, ओके ओके। फिर ठीक है, और 1865 के भारतीय वन अधिनियम को सूत्रबद्ध करने में सहयोग दिया, और तुरंत एक नियम ले आया, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1865, है ना। और फिर देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किया, ठीक है, इसका स्थापना इन्होंने स्टार्ट कर दिया, अभी भी हमारा देहरादून में ही है ना, इस बात को समझिएगा। जो होगा फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट अभी भी देहरादून में, पहले नाम था इंपीरियल, अब फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है नाम केवल, ठीक है। तो ये देहरादून में 1906 में स्थापना हुआ, इस बात को ध्यान में रखेंगे। 1865 में एक्ट आया वन के लिए, ये सब एक्ट सवाल आ सकता है डायरेक्टली ईयर से, ठीक है, सवाल पूछ देगा कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब की गई, 1906 में। आ जाएगा कि भारतीय वन अधिनियम कब आया था, पहला 1865 में, ओके। और फॉरेस्ट वैज्ञानिक वानिकी, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कहा गया, ठीक है। और यहाँ पे मतलब अब ये जो संस्थान बना, यहाँ पे एजुकेशन दिया जा रहा है, और उसमें किस तरह का एजुकेशन दिया जा रहा है? साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, है ना, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री बोला, कैसे हमें फॉरेस्ट्री करना, कैसे हमें वन लगाना, वानिकी करना है, और साइंटिफिक तरीके से करना है, ठीक है। वैज्ञानिक वानिकी के नाम पर विविध प्रजाति वाले प्रकृति वनों को काट डाला गया, इनकी जगह सीधी पंक्ति में एक ही किस्म के, अब ये क्या था कि बहुत सारा पेड़ है, दुनिया भर के पेड़, एक ही जगह अलग अलग वैरायटी के पेड़ है, सबको काटा और एक तरह के पेड़ लगाना स्टार्ट किया, है ना, इस बात को समझिएगा। और इसके लिए जंगलों का सर्वे हुआ, है ना, अलग अलग पेड़ को नाप जाप करके योजना बनाई गई। उन्होंने यह भी तय किया कि बागान का कितना परसेंट, जो कितना क्षेत्र प्रतिवर्ष काटा जाएगा, ये भी कि हम काटना भी है पेड़, है ना, कटाई के बाद खाली जमीन पर पुनः पेड़ लगाए जाने थे, तो ये कुछ ही वर्षों में ये पुनः कटाई के लिए तैयार, मतलब बिजनेस हो रहा है। आप समझिए कि कोई फसल रोपते हैं ना, फसल की तरह हो रहा है, पेड़ों काट के बेचना, फिर पेड़ों को लगाना, इस तरह की चीजें हो रही है। 1865 में वन अधिनियम लागू होने के बाद इसे 2 बार संशोधन भी किया, 1878 में और 1927 में, 2 बार वन अधिनियम में 2 बार संशोधन, 1865 में तो हुआ, है ना, और उसके बाद 1878 में ये इसको संशोधन हुआ, 1927 में संशोधन हुआ। देखिए ये वन अधिनियम में 2-3 बार नियम चेंज हुआ, इस बात को ध्यान में रखिएगा। 1878 वाले अधिनियम में जंगलों में 3 श्रेणी बांटा, रिजर्व, प्रोटेक्टेड और वह रूरल। अब 3 तरह के 1878 के एक्ट में 3 तरह के जंगल पाए गए, बांटा गया, एक तो रिजर्व फॉरेस्ट, एक तो ठीक है, एक तो प्रोटेक्टेड और एक तो विलेज फॉरेस्ट। यहां लिखा गया है कि रिजर्व फॉरेस्ट में जो गांव वाले थे वो उसमें से कुछ भी सामान, कुछ भी चीज नहीं ले सकते थे, वो अपना खाने के लिए, अपने यूज के लिए भी कोई भी चीज काट नहीं सकते थे, किसी भी तरह का फॉरेस्ट प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, वैसे वो कहा गया रिजर्व फॉरेस्ट। वहां पे मानव गतिविधियां होगी ही नहीं, है ना, ओके। फिर उसके बाद बोला जो घर बनाना, अगर घर बनाने की लकड़ी जरूरत पड़ेगा, है ना, कोई भी ईंधन की जरूरत पड़ेगा, तब वो जाके ये ले सकते हैं जो संरक्षित क्षेत्र है, प्रोटेक्टेड, और जो गांव, जो विलेज फॉरेस्ट है वहां से ले सकते हैं। मतलब रिजर्व फॉरेस्ट में किसी तरह का गतिविधि नहीं, बाकी प्रोटेक्टेड और विलेज में थोड़ा छूट दिया गया, लकड़ी ले सकते हैं, है ना। लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ, जाहिर सी बात है लोगों का जीवन कैसे प्रभावित होगा, वन फॉरेस्ट है, समझिएगा। एक अच्छा जंगल कैसा होना चाहिए, इसके बारे में वनपालों और ग्रामीणों के विचार बहुत अलग थे। जहां एक तरफ ग्रामीण अपनी अलग अलग जरूरतों के लिए ग्रामीण अपने अलग अलग, अब ग्रामीण गांव के लोगों का क्या जरूरत होगा जंगल से, बताइए। उनको फ्यूल चाहिए, ईंधन चाहिए, चारा चाहिए, पत्ता चाहिए लहराने के लिए, है ना, लकड़ी चाहिए घर बनाने के लिए, यही सब जरूरत होगा, जाहिर सी बात, वही सब लिखा हुआ है ना।
वही वन विभाग को ऐसे पेड़ जरूरत थी जो जहाज और रेलवे के लिए इमारतें मुहैया करा सके। लेकिन जो वन विभाग जो आपका वन विभाग है कॉलोनियल पीरियड में, मतलब ब्रिटिश, आप समझ सकते हैं, उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए भाई कि जहाज बनाए, है ना, उनको इमारती लकड़ियां मुहैया कराए, है ना, जो सख्त लंबी हो, सीधा हो, जैसे सागौन हो गया, है ना, साल जैसे प्रजातियों को प्रोत्साहित किया गया और दूसरे तरह के पेड़ों को खत्म कर दिया, काट दिया गया, है ना। वन इलाकों में लोग कंदमूल है, फल है, पत्ते है, इनका उत्पादन करते थे। फल और कंद अत्यंत पोषक पदार्थ थे। मानसून के दौरान जब फसल कट कर घर नहीं आई तब तक दवाओं, जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता था। लकड़ी का प्रयोग हेल्थ बनाना है, औजार बनाना है, मतलब ये जो यूज है उसके बारे में बताया जा रहा है, इस बात को समझिएगा, ठीक है। जंगलों में लगभग सब कुछ उपलब्ध है। पत्तों को जोड़ जोड़ के खाओ, फेंको, किस्म के पत्तल, ऐसे पत्तल बनता है ना, पत्ता से, उसके बारे में बताया जा रहा है ना। सियादी, जिसको बोला गया कि लताओं को रस्सी बनाने में इस्तेमाल हुआ, सियादी है ना, जिसका रस्सी बनाते हैं ना, सियादी जो है इसको रस्सी बनाते हैं जनरली, इस बात को समझिएगा। देखिए मैं बताता हूं इंग्लिश में क्या नाम है इसका, सियादी ही लिखा हुआ है, ठीक है। सियादी जिससे रोप बना रहे हैं लोग, है ना, गांव में रोप बना रहे हैं, ओके। सेमर है जिसको सिल्क कॉटन बोला गया, जिसको वेजिटेबल्स ये सब रखने के लिए, मतलब ये बनाना है ना, छीलने के लिए, ठीक है। ये सारे सिस्टम आप देख सकते हैं, कोई काम का नहीं, आगे चलेंगे। जो महत्वपूर्ण होगा उनके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे, ज्यादा करने से वो फायदा है नहीं, ठीक है। वन अधिनियम के चलते देश भर के गांव, आप देखिए वन अधिनियम जब लग गया है तो भाई यूज नहीं कर सकते, जो एरिया रिजर्व हो गया उसको यूज नहीं कर सकते हैं, तो लोगों को दिक्कत होगा। इस कानून के बाद घर के लकड़ी काटना भी मुश्किल है, पशुओं को चुरा नहीं सकते हैं, बहुत सी बात, पेड़ जो जंगल में जो कंदमूल है उसको नहीं खा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो डेली शेड्यूल से रोजमर्रा की जिंदगी, उस पर कहीं ना कहीं प्रभाव बना। अब उनके पास जंगलों से लकड़ी चुराने के अलावा कोई चारा नहीं था। पकड़े जाने की स्थिति में जो वन रक्षक थे उनकी दया पर होते जो उनसे घूस ऐंठते थे, घूस लेते थे। जलावनी लकड़ी एकत्र करने वाली औरतें विशेष तौर पे परेशान रहने लगी। मुफ्त खाने पीने की मांग करके लोगों को तंग करना पुलिस और जंगल में चौकीदारों के लिए सामान्य बात थी। वनों के नियमन से कैसे प्रभावित हुआ, वही सेम चीज है। यूरोपियन उपनिवेशवाद का सबसे गहरा प्रभाव झूम या घुमंतु खेती की प्रथा पर दिखाई पड़ता है। झूम खेती मैंने बताया था आपको पहले, जब मैंने ट्राइबल्स में पढ़ा रहा था क्लास 8 में, कि झूम खेती क्या होता है, झूम और शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या हुआ। यहां पर अभी हम खेती कर लिए, है ना, पहले यहां पे हम क्या किए, लकड़ी पेड़ जंगल था, काट दिए, काट के भी जो बचा उसके जंगल का, मतलब कहने का मतलब जंगल का जो लकड़ी पेड़ का जो ये छोटा छोटा पार्ट बचा नीचे वाला, उसको लहरा दिए तो फिर सूख जल उल गया, राख से, फिर वो उससे पोटास मिला, उन भूमि को पोटास मिला, फिर जोते फिर यहाँ खेती किए, 2-3 साल खेती किए। फिर यहाँ पे जब उर्वरता, इस खेती का जो उर्वरता खत्म हो गया, फर्टिलिटी खत्म हो गया, तो फिर हम आगे जाके फिर पेड़ों को काटा, फिर जलाया। इस तरह खेती को बैन जब किया गया तो सबसे ज्यादा दिक्कत हुआ, मतलब कहने का मतलब कि ट्रेडिशनल जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस था उसको बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ, वो था आपका झूम या शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब देखिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन का अलग अलग नाम है, जैसे दक्षिण पूर्व एशिया में इसे लाडिंग बोलते हैं, मध्य अमेरिका में मिल्पा बोलते हैं, अफ्रीका में चितमेन या ताबी बोलते हैं, श्रीलंका में चेना बोलते हैं। मैंने पहले ही बता दिया ये तो वर्ल्ड में अलग अलग नाम है। मैंने ऑलरेडी जब मैं ऐसा करवाया था आपके बिहार एसआई में ना, तो वहां पे मैंने बताया था कि अलग अलग, जैसे कि मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नॉर्थ ईस्ट में जैसे झूम खेती बोलते हैं, है ना, तो तरह तरह के स्लैश एंड बर्न के एग्रीकल्चर बोलते हैं, अलग अलग, जैसे कुमारी है नाम अलग अलग। तो अलग अलग जो नाम इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन का जो अलग अलग नाम पड़ा अलग अलग क्षेत्र में भारत के, वो आपको बहुत महत्वपूर्ण है। हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहां देख लेंगे, हालांकि वो बहुत महत्वपूर्ण। हमेशा सवाल एक आता है ना, हमेशा एक सवाल आता है सीडीएस में, तो तुम हमेशा पूछते हैं सीडीएस में, ओके, तो बहुत सारे एग्जाम में पूछते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें वर्ल्ड के नाम थोड़ा ध्यान रखिए, जैसे मिल्पा है सेंट्रल अमेरिका में, है ना, सेंट्रल अमेरिका में, चिटमेन्स है और टैबी है अफ्रीका में, चेन्ना श्रीलंका में, है ना। इंडिया में तो अलग अलग नाम है, दहिया है, पेंडा है, बेवार है, मेवाड़ है, जूम है, पोडू है। तो ये सब तो हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया, फिर बाद में भी करेंगे, ठीक है। घुमंतु कृषि के लिए जंगल में कुछ भागों को बारी बारी से काटा जलाया जाता। मानसून की पहली बारिश के राख के बीच में बो दिया जाते अक्टूबर 9, मतलब वो सिस्टम है, कोई काम का नहीं है, ठीक है। चलेंगे आगे, ठीक है, चलिए। साथ ही जंगल में जलाते समय बाकी बेशकीमती लकड़ियां पेड़ों के फसलों के पेट में खतरा माना बना रहता था। घुमंतु खेती इसलिए सरकार के लिए लगान का हिसाब रखना भी मुश्किल है। अब घुमंतु यहाँ खेती कर रहे फिर वहां खेती कर रहे, कैसे सरकार लगान लेगी, तो वो भी प्रॉब्लम था। इसके परिणाम अनेक समुदायों को जंगलों में उनके घरों से जबरन विस्थापित कर दिया गया। कुछ को अपना पैसा बदलना पड़ा, कुछ ने छोटे छोटे विद्रोह में जरिए प्रतिरोध किया। शिकार की आजादी किसे थी, अब कौन शिकार करता। जंगल संबंधी नए कानून के वनवासियों के जीवन में एक और तरह के प्रभावित किया। वन कानूनों को पहले जंगलों में उसके आसपास रहने वाले
वाले बहुत सारे लोग हिरन, तितर या छोटे मोटे शिकार करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। यह पारंपरिक प्रथा अब गैर कानूनी हो गई। शिकार करते हुए पकड़े जाने पे अवैध शिकार के लिए दंडित किया जाने लगा। जहां एक तरफ वन कानून ने लोगों को शिकार के परंपरागत अधिकार को वंचित किया, वही बड़े जानवरों का खेल बन गया था। हिंदुस्तान में बाघों और दूसरे जानवरों का शिकार करना सदियों से दरबारी और नवाबी संस्कृति का हिस्सा रहा है। अनेक मुगल कलाकृतियों में शहजादे और सम्राटों को शिकार का मजा लेते हुए दिखाया गया, किंतु औपनिवेशिक शासन के दौरान शिकार का चलन इस पैमाने तक बढ़ गया कि कई प्रजातियां लगभग पूरी तरह लुप्त। अब मतलब ये खेल हो गया, स्पोर्ट हो गया भाई, कि जो ज्यादा मारेगा है ना, मतलब वो ज्यादा इस तरह सिस्टम हो गया। अंग्रेजों के नजर में बड़े जंगली जानवर क्या है? वर्बर हैं और आदि समाज के प्रतीक चिन्ह थे, है ना। उनका मानना था कि खतरनाक जानवरों को मारकर वे हिंदुस्तान को सभ्य बनाएंगे। अतः वाघ, भेड़िया और दूसरे जानवरों के शिकार कर यह इनाम दिए गए हैं कि किसानों का खतरा 1875 से लेकर लगभग 50 साल में, मतलब समझ सकते हैं, इनाम के राज्य में 80,000 से ज्यादा बाघ। अब देखिए भाई, बाघ की संख्या कितना कम है इंडिया में। ये 80,000 बाघ तो 50 साल में मार दिया आदमी। 1.5 लाख तेंदुआ, 2 लाख भेड़ियां मार गिरा है ना। और इसको ट्रॉफी के रूप में जो मारेगा उसको ट्रॉफी, बोला अकेले जॉर्ज यूल नामक एक अंग्रेज है जिसने 400 बाघों को मारा था, है ना, देख सकते हैं। तो ये आपका बताया जा रहा है। ओके, नए व्यापार, नए रोजगार, नई सेवाएं। जंगलों पर वन विभाग का नियंत्रण स्थापित हो जाने से लोग कई तरह के नुकसान हुए, लेकिन कुछ लोगों को व्यापार के नए अवसरों का लाभ भी मिला। कई समुदाय अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर वन उत्पादों का व्यापार कर ले। महज हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में कुछ ऐसे ही नजारा दिखता है। मतलब कुछ लोग हैं जो वन प्रोडक्ट्स हैं, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, उनको बेच के बिजनेस के रूप में एस्टेब्लिश कर लिया। जैसे कि बताया जा रहा है 19वीं सदी के मध्य में ऊंची जगहों पर रहकर है ना, मैनियोक उगाने वाले ब्राजीली अमेज़न के मुंदरुकू समुदाय के लोगों को, व्यापारियों को रबड़ की आपूर्ति के लिए जंगली रबर के वृक्षों से लैक्टस एकत्र करना। देखिए, एक आप समझिएगा कि वहां पे जो ब्राजील आप देखेंगे तो वहां पे अमेजन फॉरेस्ट है ना। अमेजन फॉरेस्ट में जो गांव के जो लोग रह रहे हैं ना, ऊंचाई पे स्थित पे है ना, उन्होंने क्या किया कि लैटेक्स, जो रबड़ का जो लैटेक्स है, तो वो जमा करना स्टार्ट किया और फिर उसको व्यापारियों में बेचना स्टार्ट किया। तो उनका एक बिजनेस हो चुका है। और वो पीपल्स कौन थे? मुंड्रुकू पीपल से उनके द्वारा यह काम होता था। ठीक है, चलिए ठीक है, कोई काम का नहीं है। हिंदुस्तान में वन उत्पादकों का व्यापार कोई अनोखी बात नहीं थी। मध्यकाल से ही आदिवासी समुदाय, जैसे बंजारा के बारे में तो बताया था, बंजारा जो थे अपने गांव, अपने जंगलों से जो प्रोडक्ट्स है उसको ले जाके शहरों में बेचा करते थे, है ना, और उसके बदले वो अनाज खरीदते थे। तो जैसे कि उसमें देखिए क्या लिख रहा है ना, घुमंतु समुदाय के माध्यम से हाथियों और दूसरे सामान जैसे खाल, सींग, रेशम के कोये, हाथी दांत, बांस, ये सब बेचते थे। ओके, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद व्यापार पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में चला गया। ब्रिटिश साम्राज्य ने कई बड़ी यूरोपीय व्यापारी कंपनियों को विशेष इलाकों में वन उत्पादों के व्यापार की इजाजत सौंप दी। अब मतलब जैसे कि हमने देखा ना, जमींदारी प्रथा, ये जो भी चीजें हमने देखा, परमानेंट सेटलमेंट, तो एक इजाजदारी वनों का एक आदमी बोलेगा कि ठीक है, तुम ये पूरा जंगल तुम्हारे अंदर में, तुम इसका जो भी इसमें प्रोडक्ट्स होंगे उसको तुमको बेचना है, फिर हमको पैसा देना, इस तरह का सिस्टम। स्थानीय लोगों द्वारा शिकार करने और पशुओं को चराने पर बंदिशें लगा दी गई। इस प्रक्रिया में मद्रास प्रेसिडेंसी में कोरबा, कराचा, येरुकलस अनेक चरवाहे घुमंतु समुदाय अपनी जीविका से हाथ धो बैठे। ये समुदाय कम्युनिटी के बारे में कह रहा, वो कम्युनिटी जो मद्रास में है वो है कोरबा, कराचा एंड येरुकुला ऑफ मद्रास। ये आपके समुदाय है ना, ये आपके कम्युनिटीज हैं। अब इस बात को ध्यान रखेगा, ठीक है। और इनमें कुछ को अपराधी कबीले, कुछ को क्या बोल दिया गया? अपराधी कबीला, क्रिमिनल ट्रैप्स। अब चीजों को समझिएगा, इसमें एग्जाम में सवाल आया, क्रिमिनल ट्रैप्स कर दिया गया, है ना। और उनको बोला गया कि मतलब ऐसा है, उनको बोला गया कि देखिए ध्यान रखिएगा, वे सरकार की निगरानी में फैक्ट्री, खदान और बागानों में काम करने को मजबूर, जंगल से हटाकर उन्हें फैक्ट्री में काम करवाना स्टार्ट करा दिया। तो आप समझिए, जो घुमंतु समुदाय थे, जो चरवाहा समुदाय थे, जैसे आपने ये सब देखा, कुछ को उन्होंने किसका दर्जा दिया? क्रिमिनल ट्रैप्स का। कि ये जो जनजाति है ये क्रिमिनल है, ये मारते हैं लोगों को, क्रिमिनल ट्रैप्स का दर्जा दिया गया। इस बात को आप समझिएगा, ठीक है। काम के नए अवसरों का मतलब यह नहीं था कि उनके जीवन स्थिति से हमेशा सुधार ही हुआ हो। असम के चाय बागानों में काम करने के लिए झारखंड के संथाल और उड़ाव और छत्तीसगढ़ के गोंड जैसे आदिवासी मर्द व औरत दोनों की भर्ती की गई। उनकी मजदूरी बहुत ही कम थी और कार्य परिस्थितियां उतनी ही खराब। उन्हें उनके गांवों से उठाकर भर्ती
तो कर लिया था, लेकिन उनकी वापसी आसान नहीं थी। ये टी प्लांटेशन हो रहा है ना, जो असम में पेड़ चाय के बागान में जो लोगों को लगा दिया, जो मजदूरों को लगाया, मजदूरों को जो रस्ते उठाया लाया है, संथाल है, ओराव झारखंड के, छत्तीसगढ़ गोंड है ना, इनको उठाया गया, बच्चों औरतों सबको उठाया गया। वन विद्रोह के बारे में समझेगा, ठीक है। रिवेलियन इन फॉरेस्ट, अब वन विद्रोह तो होगा भाई, जाहिर सी बात है, इस तरह का आप परेशान कर रहे हैं तो वन विद्रोह तो होना स्वाभाविक बात है ना। कैसे? हिंदुस्तान और दुनिया भर में वन समुदायों ने अपने ऊपर थोपे गए बदलावों के खिलाफ बगावत की। संथाल परगना में पता है आपको, सिंधु कानू है ना आपका, संथाल रिवेलियन 1855-56 है ना, छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा है ना 1900 के टाइम पीरियड में है, और आंध्र प्रदेश में अल्लारू सीताराम राजू। तो ये सारे विद्रोह आपको देखने को मिलेगा। और बस्तर रियासत 1910 में ही ऐसे विद्रोह का हम पढ़ेंगे, बस्तर के लोग के बारे में। बस्तर पता छत्तीसगढ़ में है, सबसे दक्षिणी छोर पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र की सीमाओं से लगा हुआ एरिया है। बस्तर का केंद्रीय भाग पठारी है, इस पठार के उत्तर में छत्तीसगढ़ का मैदान है, दक्षिण गोदावरी का मैदान है। इंद्रावती नदी बस्तर के आर पार पूरब से पश्चिम की तरफ बढ़ती है। बस्तर में मरिया और मुरिया गोंड, धुरवा, भतरा, हलबा आदि अनेक आदिवासी, क्या क्या, मरिया और मुरिया गोंड, देखिए जनरली तो गोंड है ना, और गोंड के दो, गोंड, मरिया, मुरिया, ठीक है, धुरवा, भतरा, हलवा, ये सारे आदिवासी समुदाय हैं। अलग अलग जबान बोलने के बावजूद इनकी रीति रिवाज और विश्वास एक जैसे हैं। बस्तर के लोग मानते हैं कि वह हर एक गांव को उसकी जमीन धरती मां से मिली है, और बदले में प्रत्येक खेती है त्योहार में धरती को चढ़ावा चढ़ाते हैं। धरती के अलावा वे नदी, जंगल, पहाड़ों की आत्मा को भी उतना ही मानते हैं, क्योंकि हर गांव वाले को अपनी चौहदी पता होती थी, इसलिए वे ये लोग इन सीमाओं के भीतर समस्त प्राकृतिक संपदाओं को देखभाल करते थे। मतलब उनका मानना था कि ये सारे ईश्वर के द्वारा दिया गया चीज है, सारा आप मतलब धरती मां से मिली है, तो हमें उनको हमेशा ऑफरिंग करना चाहिए, हमें उनको चढ़ावा करना चाहिए। साथ ही साथ जो जंगल में नदी वदी थे, पहाड़ थे, सबको आत्मा, सबको मतलब उनको लगा था वो एक तरह जीवित चीज है ना, उनको मानते थे। तो ये सारा उनको, ये सिस्टम आप देख सकते हैं। ओके, हम आगे चलते हैं, ठीक है। कह रहा है, देखिए यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे क्या लिखा हुआ है, यदि एक गांव के लोग दूसरे गांव के जंगल से थोड़ी लकड़ी लेना चाहते थे तो इसके बदले एक पैसा टैक्स देना पड़ता है, जिसे देवदास, जिसे देवसारी, डांड या मान कहा गया है ना। ये एक तरह का फी है, एक तरह का फी है, जो अगर दूसरा गांव के जंगल से कुछ लेना है लकड़ी तो आपको एक फी देना पड़ेगा। छोटा सा था वो, देवसारी, डांड या मान कहा गया। कुछ गांव अपने जंगलों की हिफाजत के लिए चौकीदार रखते थे, जिसे वेतन के रूप में हर घर से थोड़ा थोड़ा अनाज मिलता था। जैसे आज भी सिस्टम है, आप देखें गांव में तो चौकीदार होता है जनरली, है ना, तो उसको गांव के से हर साल ऐसा होता है कि हर साल में इसको इतना अनाज देना, इतना किलो, तो हर गांव में से मतलब हर घर से उसको अनाज मिलता है ना, और नाई होते हैं उन लोगों को। तो वही सिस्टम था जो इस बात को समझ सकते हैं, ठीक है, ठीक है। आगे, लोगों में भय, लोगों के भय। औपनिवेशिक सरकार ने 1905 में जब जंगल के 2/3 हिस्से को आरक्षित करके घुमंतु खेती को रोकने और शिकार को इस पर पाबंदी लगा दिया, तो बस्तर के लोग बहुत परेशान हुए। कुछ गांवों को आरक्षित वनों में इस शर्त पर रहने दिया गया कि वे वन विभाग के लिए पेड़ों की कटाई और ढुलाई का काम मुफ्त करेंगे और जंगलों को आग से बचाए रखेंगे। बाद में इन्हीं गाँव को वन ग्राम कहा गया। अब एक वन ग्राम, विलेज फॉरेस्ट के बारे में आपने सुना। अब विलेज फॉरेस्ट यह था कि ठीक है, तुम लोग को हम भगाएंगे नहीं, अंग्रेजों ने बोला कि तुम लोग को हम भगाएंगे नहीं जंगल में। जो रिजर्व फॉरेस्ट था उसमें क्या था, रिजर्व फॉरेस्ट में किसी भी तरह की मानव गतिविधियां नहीं हो सकती थी, तो उनको हटाना पड़ेगा। लेकिन बोला कि नहीं, तुम लोग इस जंगल में रहो, तुमको काटना होना, लेकिन तुम लोग हमारे लिए काटोगे, हमारे लिए ढोओगे, जंगल में आग लगने से बचाओगे, है ना, आपको रहने देंगे, आपका सेटलमेंट हटाएंगे नहीं। तो वो उसको बोला गया विलेज फॉरेस्ट। उनको क्या बोला गया, विलेज फॉरेस्ट या फॉरेस्ट विलेज, फॉरेस्ट विलेजेस, ठीक है। तो आप समझिएगा, बाकी गांव के लोग बगैर की सूचना या मुआवजे को हटा दिए गए। काफी समय से गांव वाले जमीन के बढ़े हुए लगान तथा औपनिवेशिक अफसरों के हाथों बेगार और चीजों की निरंतर मांग से त्रस्त थे। अब लोग परेशान भी तो हैं यार, जमीन अब उनको बहुत ज्यादा लगान देना पड़ रहा है ना। उनके औपनिवेशिक ऑफिशियल्स हैं तो उनके द्वारा उनसे काम करवाया जा रहा है जो लोगों द्वारा गाँव में, है ना। इसके बाद भयानक अकाल का दौर 1899 से 1900 के में और फिर 1907 से 1908 बस्तर के एरिया में आपका अकाल आया। वन आरक्षण ने चिंगारी का काम किया और जो ये रिजर्वेशन जो था वो कहीं ना कहीं चिंगारी हो गया भाई। अकाल पड़ गया तो और ज्यादा ये जो वन कानून था और प्रॉब्लम किया। लोगों ने बाजारों में त्योहार के मौके पर जहां कहीं भी कई गांवों के मुखिया पुजारी इकट्ठा होते थे, वहां जमा होकर इन मुद्दे पर चर्चा करना प्रारंभ कर दिया।
कागेर वनों के धुरवा समुदाय के लोग इस मुहिम में सबसे आगे थे। कागेर फॉरेस्ट बस्तर एरिया में है। कागेर फॉरेस्ट जो है वहां का एक समुदाय है, उस समुदाय का नाम है धुरवा। आइए बोल रहे धुरवा बोला है ना, धुरवा। तो धुरवा समुदाय जो है कागेर फॉरेस्ट का है। तो सबसे पहले वही इस काम मतलब करने का मतलब इस मुहिम में आगे थे, क्योंकि आरक्षण सबसे पहले यही लागू हुआ था। हालांकि कोई एक व्यक्ति इनका नेता नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोग नेथानार गांव के गुंडाधुर को इस आंदोलन की एक अहम शख्सियत मानते थे। 1910 में आम की टहनियां, मिट्टी के ढेले, मिर्च और तीर गांव चक्कर काटने लगे। यह गांव में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत संदेश था। हर एक गांव में इस बगावत के खर्चे में कुछ न कुछ मदद की। बाजार लूटे गए, अफसरों व्यापारियों के घर लूटे गए, स्कूल और थाना सब लूटा गया, जलाया गया, अनाज का फिर से पुनर्वितरण हुआ। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से जो ट्राइबल्स के द्वारा विद्रोह हो रहा है, रिवोल्ट हो रहा है, क्योंकि उनको उनके जंगल से बेदखल कर दिया गया, उनको उस जंगल के प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करने दिया जा रहा है। इसलिए अंग्रेजों ने बगावत को कुचलने के लिए सैनिक भेजे। आदिवासी नेताओं ने बातचीत करनी चाहिए, लेकिन अंग्रेज फौज ने उनके तंबुओं को घेरकर उन पर गोलियां चला दी और बाद बगावत में शरीक लोगों पर कोड़े बरसाए, सजा दिया गया। सैनिक गांव गांव घूमने लगे, गांव खाली हो गया, लोग जंगल छोड़ के भाग गए। ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ओके। लेकिन कम से कम आप देखो 3 महीने लग गए नियंत्रण पाने के लिए उन अंग्रेजों को, फिर भी वो गुंडाधुर को कभी भी नहीं पकड़ सके। विद्रोहियों की सबसे बड़ी जीत यह रही कि आरक्षण का काम कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया और अच्छी क्षेत्र को 1910 से पहले की योजना से लगभग आधा कर दिया गया, है ना। अब जो बहुत सारे जो रिजर्व फॉरेस्ट है उसके एरिया को कम किया गया, है ना। बस्तर के जंगलों और लोगों की कहानी है खत्म नहीं होती। आजादी के बाद भी लोगों को जंगलों से बाहर रखने और जंगलों को औद्योगिक उपयोग के लिए लक्षित रखने की नीति कायम रही। 1970 के दशक में विश्व बैंक ने प्रस्ताव रखा कि कागज उद्योग को लुगदी उपलब्ध कराने के लिए 4600 हेक्टेयर प्राकृतिक साल वनों की जगह देवदार के पेड़ लगाए जाएं, लेकिन स्थानीय पर्यावरणविदों के विरोध के फलस्वरूप इस परियोजना को रोक दिया गया। आइए अब एशिया के एक और हिस्से इंडोनेशिया की तरफ चले, देखते हैं यहां क्या हो रहा है। हमने देख लिया फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इज जावा। जावा इंडोनेशिया में है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जावा को आजकल इंडोनेशिया के चावल उत्पादक द्वीप के रूप में जाना जाता है, लेकिन एक जमाने में यह क्षेत्र अधिकांश क्या था, वन आच्छादित, मतलब कहने ज्यादा पेड़ था। जावा में बहुत ज्यादा जंगल था। हालांकि आज होता है यहाँ पे चावल उत्पादन, लेकिन वो पूरा फॉरेस्ट एरिया था। इंडोनेशिया एक डच उपनिवेश, वहां पे डच का शासन था, है ना। जैसा कि हम देखेंगे भारत और इंडोनेशिया के वन कानून में कई समानताएं थी। इंडोनेशिया में जावा की वह जहां डचों ने वन प्रबंधन की शुरुआत की है। अंग्रेजों की तरह वे भी जहाज बनाने के लिए जावा से लकड़ी हासिल करना चाहते थे। सन 1600 में जावा की अनुमानित आबादी 34 लाख थी। हालांकि उपजाऊ मैदानों में ढेर सारे गांव थे, लेकिन पहाड़ों में घुमंतू खेती करने वाले अनेक समुदाय थे। जावा के लकड़हारे, है ना, वुड कटर्स ऑफ जावा। जावा में कलांग समुदाय है जो वुड कटर से लकड़ी काटने में बहुत कुशल थे। कलांग जावा में क्या समुदाय है, कलांग। सब सवाल इस तरह से आएगा, कलांग ट्राइब्स फाउंड इन। कलांग ट्राइब्स कहां देखने को मिलते हैं, तो जावा इंडोनेशिया में, है ना। उनका महत्व इस बात से आका जाता है कि 1755 में जब जावा की माताराम रियासत बटी, यहाँ के 6000 कलांग परिवारों को भी दोनों राज्यों में बराबर बराबर बांट दिया गया। उनके कौशल के बगैर सागौन की कटाई कर रजाओं के महल बनाना मुश्किल था। डचों ने जब 18वीं सदी में वनों पर नियंत्रण स्थापित करना प्रारंभ किया, तब उन्होंने भी कोशिश की कि कलांग उनके लिए काम करे। 1770 में कलांगों ने एक डच किले का हमला करके इसका प्रतिरोध किया, लेकिन इस विद्रोह को दबा दिया गया। डच वैज्ञानिक वानिकी, सेम चीज जैसे हमने साइंटिफिक फॉरेस्ट्री हम समझा अंग्रेजों के जमाने में, उसी तरह से हम अभी देखेंगे कि डचों का क्या था। डचों का क्या था, ठीक है, देखिएगा। 19वीं सदी के लोग, 19वीं सदी में जो लोगों के साथ साथ इलाकों पर भी नियंत्रण स्थापित करना जरूरी लगने लगा, तो डच उपनिवेशकों ने जावा में वन कानून लगाकर ग्रामीणों को जंगल तक पहुंच पर बंदिशें थोप दी। सेम चीजें हो रहा है ना। उनका उद्देश्य वही था कि लकड़ी काटी जा सकती थी खास उद्देश्यों के लिए, और वो भी कड़ी निगरानी में ग्रामीणों को मवेशी चराने, ये सब परमिट ढोने, ये सब चीज के लिए मना कर दिया, है ना। भारत की ही तरह यहाँ भी जहाज और रेल लाइनों का निर्माण के लिए वन प्रबंधन और वन सेवाओं को लागू किया। 1882 में अकेले जावा से ही इतना स्लीपरों का निर्यात किया। तो वो आपका सेम कंसेप्ट है, सेम थ्योरी, है ना।
डचों ने पहले जंगलों में खेती की जमीनों पर लगान लगा दिया और बाद में कुछ गांवों की छत पे मुक्त कर दिया कि सामूहिक रूप से पेड़ काटने और लकड़ी ढोने के लिए भैंस उपलब्ध कराने में काम मुफ्त में किया। मतलब कहा कि ठीक है, मतलब आप कहने का मतलब कि ठीक है आप रहो जंगल में, आपके ऊपर टैक्स वैक्स नहीं लगेगा, लगा नहीं लगेगा, लेकिन आपको जब भी हमें लकड़ी ढोना होगा हमारे लिए तो आपको भैंस मुफ्त उपलब्ध करवाना होगा। इस व्यवस्था को ब्लैंडोगिस्टन के नाम से जाना था। ब्लैंडोगिस्टन, देखिए ब्लैंडोगिस्टन ये नाम है इस सिस्टम को। इस चीज को समझिएगा, इस सिस्टम चीज को समझिएगा कि कुछ विलेज को एग्जेम्प्ट इसलिए किया गया कि देखिएगा, if they work collectively to provide free labor and buffalo for cutting and transporting timber, लकड़ी काटना है आप आगे काट देंगे, आप अपने भैंस को भी दे देंगे ढोने के लिए। तब इस सिस्टम को बोला गया ब्लैंडोगिस्टन सिस्टम। आप समझ रहे बात को? सवाल अगर बनाना होगा एनसीईआरटी से तो इस लाइन से बना देगा कि ये सिस्टम को क्या बोलते थे। आप बात को समझिए, सवाल नया नया सवाल इस तरह से बन सकता है और फिर बोलेंगे कि सवाल कहां से पूछा। पूरा एनसीईआरटी पढ़े एक सवाल के लिए, तो एनसीईआरटी अगर पढ़ लेते हैं ना तो बहुत कुछ क्लियर होता है और बहुत अच्छे अच्छे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, ठीक है, चलिए। सामीन की चुनौती। सन 1890 के आसपास सगौन के जंगल में स्थित रांदू बलातुंग गांव के निवासी सुरोंतो की सामी ने जंगलों पर राजकीय मालिकाने का सवाल खड़ा। एक आदमी है, उसका नाम है, एक गांव है, चल गांव का तो नाम छोड़िए, रंदू लट्टंग विलेज करके जो भी हो, उनका गांव, उनका एक नेता है, उसका नाम है सुरांतिको समीन। उसने भाई सवाल उठाना स्टार्ट किया कि ऑनरशिप कौन होगा फॉरेस्ट का, है ना। उसने बोला कि राज के द्वारा नहीं बनाया गया हवा पानी जमीन जंगल, राज का नहीं है, वो प्रकृति का देन है, तो इसलिए उसके उनका अधिकार नहीं हो सकता राज्य का। जल्द ही एक आंदोलन हुआ। इस आंदोलन को संगठित करने वाले सामीन का दामाद भी सक्रिय रहा। 1907 से तक 3000 परिवार उसके विचारों को मानने लगे। डच जब जमीन का सर्वेक्षण करने आया तो कुछ सामान्यवादियों ने अपनी जमीन पर लेट कर इसका विरोध किया, जबकि दूसरों ने लगान या जुर्माना भरने को इनकार कर दिया। अब इस बात को समझिएगा, ये देखिए मैप है ना, डच का पूरा एरिया है, जैसे ब्रुनेई है ना, ब्रुनेई है, सुमात्रा है, जावा है, ओके जावा है, ये सब ब्रिटिश कॉलोनी रूम से, कुआलालंपुर से, ये तो मैप है। चलिए कोई काम का नहीं, चलते हैं आगे। ठीक है, युद्ध और वन विनाश। युद्ध और वन विनाश, युद्ध से वनों पे क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में हम समझेंगे जनरली। पहले और दूसरे विश्व युद्ध पर जंगलों का गहरा असर पड़ा। भारत में तमाम चालू कार्य योजनाओं को स्थगित करके वन विभाग ने अंग्रेजों की जंगी जरूरतों को पूरा करने के लिए बेतहाशा पेड़ काटे। जावा पर जापानियों के कब्जे से ठीक पहले डचों ने भस्म कर भागो नीति। देखिए ये डच का एक रूल से एक पॉलिसी, उसका नाम है स्कॉर्च अर्थ पॉलिसी, भस्म कर भागो नीति, जिसके तहत आरा मशीन और सागौन के विशाल लट्ठों के ढेर जला दिए गए जिससे वे जापानियों के हाथ न लग जाएं। मतलब बहुत सारा लकड़ी जला दिया गया, आरा मशीन जला दिया गया कि अगर यहां पे जापानी आ जाएंगे तो इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, है ना, इसलिए भस्म करो और भागो। ओके, इसके बाद जापानियों ने वनवासियों को जंगल काटने के लिए बात करके अपने युद्ध उद्योग के लिए जंगलों का निर्मम दोहन किया। बहुत सारे गांव वालों ने अवसर का लाभ उठाकर जंगल में अपनी खेती का विस्तार किया। जंग के बाद इंडोनेशियाई वन सेवा के लिए इन जमीनों को वापस हासिल कर पाना कठिन था। हिंदुस्तान की तरह यहां भी खेती योग्य भूमि के प्रति लोगों की चाह और जमीन को नियंत्रण करने तथा लोगों को उससे बाहर रखने की वन विभाग की जीत के बीच टकराव पैदा हुआ। अब लोगों को जब ये सब जब डच भाग गए छोड़ छाड़ के, तो जो भी उस चीज का फायदा उठा के वहां के गांव वालों ने खेती करना फिर से चालू कर दिया। अब जब खेती करना चालू कर दिया तो उससे लोगों के प्रति लगाव हो गया। तो जब भी वन विभाग चाहे अगर उनको हटाएं तो कहीं ना कहीं टकराव पैदा होगा। अब कह रहा है वानिकी में नए बदलाव। ठीक है, वानिकी में नए बदलाव, समझिएगा बात को। ठीक है, 80 के दशक में एशिया और अफ्रीका के सरकारों को यह समझ में आने लगा कि वैज्ञानिक वानिकी और वन समुदाय को जंगलों से बाहर रखने की नीतियों के चलते बार-बार टकराव पैदा हो रहे हैं। परिणाम स्वरूप वनों की इमारती लकड़ी हासिल करने की बजाय जंगलों का संरक्षण ज्यादा महत्वपूर्ण लक्ष्य बन गया है। वन सरकार ने यह भी मान लिया कि इस लक्ष्य की हासिल करने के लिए वन प्रदेशों में रहने वाले
रहने वालों की मदद लेनी होगी। मिजोरम से लेकर केरल तक हिंदुस्तान के हर कहीं घने जंगल में सिर्फ इसलिए बच पाए ग्रामीणों ने सरना, देवराकूड, कान राई इत्यादि नामों से पवित्र बगीचा समझकर इनकी रक्षा की। कुछ गांव तो वन रक्षकों पर निर्भर रहने के बजाय अपने जंगलों की चौकसी आप करते रहे हैं। इसमें हर परिवार बारी बारी से अपना योगदान देता था। स्थानीय वन समुदाय और पर्यावरण अब वन प्रबंधन के वैकल्पिक तरीकों के बारे में सोचने लगे। चलिए ठीक है, कोई काम का नहीं, इसको उतना नहीं पढ़ना, हम आगे चलेंगे। देखिए चैप्टर ही खत्म हो गया। चले ठीक है, तो हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने यही सीखा जंगल क्यों कटे, है ना, जंगल क्यों कटे, जंगल कटने से पहला बात, फिर जंगल पे कटने का रोक भी लगाया गया अंग्रेजों के द्वारा, अलग अलग उनके अपने फायदे के लिए, है ना। कमर्शियल फॉरेस्ट्री कैसे हुआ, है ना। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि किस तरह से विद्रोह भी हुआ है, जैसे बस्तर में विद्रोह हुआ, है ना। लोगों के जो लोकल पीपल्स थे, लोकल जो जैसे ट्राइब्स थे, उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, जैसे कि, तो ये सब हम लोगों ने इस चैप्टर के ऊपर पढ़ा, जो कि ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आप अगर एक पेज में चाहेंगे तो एक पेज में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए मैं बोलता हूं नोट्स जरूर बनाएं। फिर इतना बड़ा किताब 150 पेज का किताब को नहीं पढ़ना की जरूरत पड़ेगा, कभी नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगा। अगर जैसा मैं बोलता हूं वैसे करते रहिएगा। तो जब मैं साइंस पढ़ाऊंगा ना, तो वैसे ही चीजों को करना है। ओके, सामने से नोट्स बनाते जाना है। आप नहीं बनाएंगे तो आपको फिर बाद में परेशानी होगा। ठीक है, देखिए आधुनिक विश्व के चरवाहे, पैस्टोरलिस्ट इन मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है, देखेंगे पैस्टोरलिस्ट के बारे में, चरवाहे के बारे में पढ़ेंगे, है ना। इस अध्याय में आप घुमंतु चरवाहे के बारे में पढ़ेंगे, है ना, जो कि किसी जगह टिक कर नहीं रहते थे, बल्कि रोजी रोटी की जुगाड़ में यहां से वहां घूमते थे। देश के कई हिस्सों में हम घुमंतु चरवाहों को अपने जानवरों के साथ जाते जाते देख सकते हैं। चरवाहों किसी टोली के पास भेड़ बकरियां हैं, है ना। चलिए ठीक है, वही चीजें जो हम लोगों ने पढ़ा था, घुमंतु चरवाहे के आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, पहाड़ों में घुमंतु चरवाहे और उनकी आवाजाही, घुमंतु जो चरवाहा है उनका कैसे होता है मूवमेंट, उसके बारे में समझेंगे। और कौन कौन से समुदाय हैं जो घुमंतु चरवाहा के रूप में आते हैं, जैसे कि मैंने पहले बता चुका है, जम्मू कश्मीर का गुज्जर बकरावाल, जम्मू कश्मीर का गुज्जर बकरावाल। पूछेगा सवाल, गुज्जर बकरावाल कम्युनिटी कहां का है? जम्मू कश्मीर का, है ना। इनके पास बहुत भेड़ बकरियां रहती थी, है ना, बड़े बड़े रेबर रखते थे। इस समुदाय के अधिकतर लोग अपने मवेशियों को चरगाहों की तलाश में भटकते थे, है ना। जैसे कि समय बीतता गया, ये वहीं होकर रह गए, ये यहीं बस गए। इसके बाद ये सर्दी गर्मी के हिसाब से अलग अलग चरवाहा जाने लगे। चारागाह खोज में, तो मीटर से खोज में, जाड़ों की में जब ऊंची पहाड़ियां बर्फ से ढक जाती थी, तब शिवालिक की निचली पहाड़ियों में आकर डेरा डाल देते थे। जाड़ों के निचले इलाके में मिलने वाली सूखी झाड़ियां ही उनके जानवरों के लिए चारा बन रही थी। अप्रैल के अंत तक वे उत्तर दिशा में जाने लगते थे। गर्मियों में चरवाहों के लिए इस सफर के कई परिवार काफिला बनाकर साथ साथ चलते थे। वे पीर पंजाल के दर्रों को पार करते हुए कश्मीर की घाटी तक पहुंच जाते। जैसे ही गर्मियां शुरू होती थी, वो उनका मूवमेंट दिखा रहा है कैसे चारागाह की खोज में जा रहे हैं। जब बर्फ जम जा रहा है तो शिवालिक में आ जा रहे हैं, उसके फिर बाद में उत्तर की तरफ जा रहे हैं, फिर गर्मी में आ रहा है तो कश्मीर घाटी के पास पार कर रहे हैं। तो ये आपका चीज है। ओके, कंप्लीट है। पास के ही पहाड़ में चरवाहों का एक समुदाय रहता था। हिमाचल प्रदेश के समुदाय को गद्दी कहते हैं। मैंने बता चुका सब, हम पहले बता चुके हैं, मैंने पहले बताया आपको कि जितना भी आप पढ़ेंगे इन चैप्टर में, हम लोगों ने क्लास 8 में ऑलरेडी डिस्कस किया। जैसे आपने देखा जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरावाल कम्युनिटीज, है ना। फिर आपने देखा गद्दी समुदाय हिमाचल प्रदेश का, ये सारे चरवाहा समुदाय हैं। अपने साथ बहुत सारे मवेशी रखेंगे, कैटल्स रखेंगे, है ना। इस बात को आप समझिएगा, ठीक है। ओके, इस बात को समझेंगे। फिर वही आपका है कि उन लोगों ने भी अपने चारागाह के खोज में शिवालिक के नीचे पहाड़ियां झाड़ियां चराते हुए जाड़ा बिता रहे हैं। अप्रैल आते आते उत्तर की तरफ जा रहे हैं, गर्मी में लाहौल स्पीति बिता देते हैं, बर्फ पिघलती है तो दर्रे पे जा रहे हैं। ये आपका हालांकि देख सकते हैं, ठीक है। आइए हम जरा पूर्व की ओर चलें। हम लोगों ने देख लिया उत्तर की ओर 2 कम्युनिटीज के बारे में पढ़ा है ना। अब थोड़ा सा पूर्व की ओर चलेंगे। आइए जरा हम पूर्व की ओर तरफ चले। गढ़वाल और कुमाऊं के गुज्जर चरवाहे सर्दियों में, गढ़वाल और कुमाऊं हिमालय उत्तराखंड, है ना, के ठीक है। भावर के सूखे जंगलों की तरफ गर्मियों के ऊपरी घास मैदान बुग्याल। देखिए आप एक चीज को समझिएगा, यहां पे हमें क्या समझना है ना, हाई मीडोज बुग्याल बोला गया। समर में इसको बुग्याल बोला गया, जो कि एक
चारागाह है, एक चारागाह है जो ऊंचाई पे स्थित है, बुग्याल है जो कि उत्तराखंड में है। इस सवाल को सवाल में पूछेगा, वास्ट मीडोज इन द हाई माउंटेन, बुग्याल एक घास का मैदान है, इस बात को समझिएगा, ठीक है। और भबर, भबर क्या है, एक ड्राई फॉरेस्टेड एरिया बिलो द फुट हिल ऑफ गढ़वाल एंड कुमाऊं हिमालय। भबर आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कि कोई अगर पहाड़ है उसके नीचे वाला जो एरिया है ना, नीचे वाला जो एरिया है जो आपका जनरली है ना, मान लीजिए उसके नीचे आपका पहाड़ से कोई नदियां आ रही है तो ये सब कंकड़ कंकड़ रहता है नीचे जमीन पे, है ना, नीचे वाला एरिया में, उसके नीचे जो थोड़ा सा भूमि जो रहता है जहां पे घास वास रहते हैं, है ना, वो भबर कहलाता है। तो वही बताया, भबर ड्राई फॉरेस्टेड एरिया बिलो द फुट हिल ऑफ गढ़वाल और कुमाऊं, उसको भबर बोला गया है ना, भबर, इस चीज को समझिएगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये इनमें से बहुत सारे चरगाह की तलाश में 1900 से जम्मू से उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों में आए थे और यहीं बस गए। सर्दी गर्मी के हिसाब से हर साल चरागाह बदलते रहने का यह चल हिमालय के पर्वतों में रहने वाले बहुत सारे चरवाहा समुदाय में दिखा। जो भी चरवाहा जो हिमालय से एरिया से आए वो हमेशा घूमते रहते हैं मौसम के अकॉर्डिंग, है ना, मौसम की तरह। यहाँ के भोटिया, शेरपा और किन्नौरी समुदाय के लोग इसी तरह के चरवाहे थे। यही सभी समुदाय मौसमी बदलाव के हिसाब से खुद को ढालते थे, ठीक है। ओके, चलते हैं आगे, कोई कम का नहीं, आगे हम लोग चलते हैं। जितना भी काम का चीज है उसको हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल से समझेंगे, क्योंकि पूरा एनसीईआरटी पढ़ना है भाई 6 to 12, वो भी हर सब्जेक्ट को पढ़ना है और अच्छे तरीके से पढ़ना है। पठार, मैदान और रेगिस्तानों में चरवाहे सिर्फ पहाड़ों में ही नहीं रहते थे, वे पठारों, मैदानों और रेगिस्तानों में बहुत बड़ी संख्या में। धंगर महाराष्ट्र का एक जाना माना समुदाय, चरवाहा समुदाय है। धंगर एक कम्युनिटी है जो पेस्टोरल एक्टिविटी करता है। तो पूरे पेस्टोरल कम्युनिटी धंगर बिलोंग टू विच स्टेट, क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र, है ना, महाराष्ट्र। ओके, विशिष्ट इसके अलावा इसकी आबादी इतना था, इसमें ज्यादातर गैड़िए थे, हालांकि कुछ लोग कंबल और चादरें बनाते थे जबकि कुछ भैंस पालते थे। धंगर गैड़िए बरसात के दिनों महाराष्ट्र के मध्य पठारों में रहते थे। यह एक अर्ध शुष्क इलाका था जहां बारिश कम होती थी, फिर मिट्टी भी ज्यादा उपजाऊ नहीं थी, चारों तरफ सिर्फ कटीली झाड़ियां थी। ओके, कोई काम का नहीं है जनरली, ठीक है। आगे चलते हैं। जो जरूरत का रहेगा है उसको पढ़ना हमारे लिए जरूरी है, और अभी ज्यादा चीजों की इस उतना महत्वपूर्ण भी नहीं, क्योंकि ये आपका सिलेबस में अगर रहता, बीपीएससी के सिलेबस में रहता, मेंस में, तो डिटेल से पढ़ते हैं ना, डिटेल से पढ़ते हैं। हालांकि सवाल बन सकता है कि बाकी हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहां भी इन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना, ठीक है। ओके, चलिए, यही धंगर जो जनजाति है उनके लाइफ के बारे में बताया जा रहा है कि वे चारागाह की तलाश में पैदल चल रहे हैं, है ना, अलग अलग जगह डेरा डाल रहे हैं। अच्छा बारिश और उपजाऊ मिट्टी की बदौलत ये इलाकों में खूब खेती होती थी। कोंकणी किसान भी इन चरवाहों का दिल खोल के स्वागत करते थे। जिस समय धंगर कोंकण पहुंचे थे उस समय कोंकण किसानों खरीफ की फसल काटकर अपने खेतों में रबी फसल की जगह दोबारा उपजाऊ बनाता था। धंगलों के मवेशी खरीफ की कटाई के बाद खेतों में बच गया ठूंठों को खाते थे, जो स्टबल्स होते हैं ना, जो उनको खाते थे। तो ये कोंकणी किसान धंगलों को चावल भी देते थे जिन्हें वो वापस अपनी पठारी इलाकों में ले जाते थे, क्योंकि वहां इस तरह के अनाज बहुत कम होते थे। मानसून की बारिश शुरू होते ही धंगर कोंकण और तटीय इलाकों छोड़ के सूखे पठारों की तरफ लौट जाते, क्योंकि वहां भेड़ गीले मानसूनी हालात में बर्दाश्त नहीं कर पाती है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में सूखे मध्य पठार के गुटरों में पत्थरों से हटे पड़े थे। इसमें मतलब वो आपके एरिया के बारे में बता रहा है, बुक सामने रखेगा समझ में आएगा। यहाँ गोल्ला समुदाय के लोग गाय भैंस पालते थे। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश में आप देखिएगा कि वहां भी पूरा सेंट्रल आप मध्य पठार आप देख सकते हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं पूरा पत्थर है, घास है। तो वहां पे जो आपके चरवाहा समुदाय है उसका नाम है गोल्ला। क्या नाम है? गोल्ला समुदाय है कर्नाटका, आंध्र प्रदेश में। कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। द कुरुमा एंड द कुरुबा, एक और भी है, एक और नाम आपका आ गया। एक है कुरुमा और कुरुबा समुदाय भेड़ बकरियां पालते थे, हाथ से बने कंबल बुनते थे। यह लोग जंगलों और छोटे छोटे खेतों में आसपास रहते थे। जानवरों की देखभाल करना। पहाड़ी चरवाहों के विपरीत यहाँ के चरवाहे एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाते थे, है ना। ये लोग बरसात और सूखे मौसम के हिसाब से अपनी जगह बदलते थे। सूखे महीनों में वे तटीय इलाकों की तरफ चले जाते थे, जबकि बरसात शुरू होने से पहले वापस चलाते थे। मानसून के दिनों तटीय इलाकों में जिस तरह के गीले दलदली हालात पैदा हुए, सिर्फ भैंसों को ही रास आती थी। ऐसे समय में बाकी जानवरों को सूखे पठारी इलाकों में ले आना जरूरी था।
चरवाहों में जाना पहचाना नाम बंजारों का है। बंजार यूपी, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई इलाकों में रहते थे। ये लोग बहुत दूर दूर चले जाते थे और रास्ते में अनाज और चारे के बदले गांव वालों को खेत जोतने वाले जानवर और दूसरी चीजें बेचते थे। वे जहां भी रहते अपने जानवरों के लिए अच्छे चारागाहों की खोज में रहते थे। हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है बंजारा के बारे में। बंजारा ने किस तरह से मिडावल पीरियड में किस तरह से ट्रेडर का भी काम किया है ना, ट्रेडर का भी काम किया। राजस्थान के राजस्थानों में रायका समुदाय रहता था। इस इलाके में बारिश का कोई भरोसा नहीं था, होती भी तो बहुत कम, इसलिए खेती की उपज हर साल घटती बढ़ती रहती थी। बहुत सारे इलाकों में दूर दूर तक कोई फसल नहीं होती थी। इसके चलते रायका खेती के साथ साथ चरवाही का भी काम करते थे। बरसात में तो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर में रायका अपने गांव में ही रहते थे, क्योंकि इस दौरान उन्हें वही चारा मिल जाता था। पर अक्टूबर आते आते ये चारगाह सूखने लगते थे। नतीजन ये लोग अन्य नए चारगाह की तलाश में दूसरे इलाकों की तरफ निकल जाते थे और अगली बरसात में वापस लौटते थे। रायका देखिए, मैं ये चैप्टर पढ़ने का आपका यही है मेरा मकसद कि आपको अलग अलग कम्युनिटीज के बारे में पता चले, कहाँ कहाँ कौन कम्युनिटी है, उनकी लाइफ क्या है। और एग्जाम में सवाल आएगा तो कम्युनिटी से सवाल आएगा। रायका इज अ कम्युनिटी, किस कहाँ का है, गोला कहाँ का है ना, कुरुबा कहाँ का है, गड्डी कहाँ का है, बकराबाल कहाँ का है। तो वहां पे आपको फंसना नहीं है, आप आराम से उत्तर कर पाएंगे, है ना, आराम से उत्तर कर पाएंगे। ठीक है, ओके, चलो ठीक है। ये वही चीजें हैं, ये सब देख सकते हैं आपका। ये कैमल फेयर एल बालोत्रा इन वेस्टर्न राजस्थान, कैमल हैड कम टू, ये देखिए ऊंट बेच रहे हैं, है ना, ऊंट बेच रहे हैं। द मारू रायका आल्सो डिस्प्ले एक्सपर्टाइज इन ट्रेनिंग द कैमल हॉर्स फ्रॉम गुजरात आल्सो बॉट फॉर द सेल इन दिस फेयर। एक पश्चिम राजस्थान का बालोत्रा स्थित ऊंट मेला है, देखिए, है ना। चलिए, पुष्कर का ऊंट मेला है ना। ये देखिए रायकाओं का वंशावली बताने वाला, ये आप देख सकते हैं किस तरह का आपका फोटो आप देख सकते हैं। ये मलदहारी हेडर्स है ना, मलदहारी हेडर्स है रन कच्छ के रन में आपको देखिए एक चारागाह है, उनका नाम है मालधारी चरवाहे, है ना। कच्छ के रन में मालधारी चरवाहे, है ना। ओके, औपनिवेशिक शासन और हमने पढ़ा जंगल के बारे में, तब क्या प्रभाव पड़ा। अब हम पढ़ेंगे औपनिवेशिक शासन ने भी जंगलों पर इन चरवाहों के लाइफ पे क्या इफेक्ट डाला। औपनिवेशिक शासन के दौरान चारवाहों की जिंदगी में गहरे बदलाव आए। उनके चारागाह सिमट गए, इधर उधर आने वाले बंदिशें लगने लगी, उनमें जो लगान वसूल किया जाता उनमें वृद्धि हुई, खेती में उनका हिस्सा घटने लगा और उनके पैसे और ऋणों का बहुत बुरा असर पड़ा। पहली बात, अंग्रेज सरकार चारगाहों को खेती की जमीन में तब्दील कर देने चाहती थी। जमीन से मिलने वाला लगान उनकी आमदनी का एक स्रोत था। अब जहां जहां घास के मैदान है उनको जोत के खेती लायक बना दिया, है ना। तो खेती लायक बना दिया भाई, तो चारागाह मिलेगा नहीं। इन जो चारागाह समुदाय हैं उनको दिक्कत होगा, उनके बारे में बता रहा है ना। इससे जूट का खेती करना, कपास करना, गेहूं करना, है ना, जिनकी इंग्लैंड में बहुत ज्यादा जरूरत होती थी। अंग्रेज अफसरों के बिना खेती की जमीन का कोई मतलब समझ में ही नहीं आता था। उससे न तो लगान मिलता था, है ना, और ना ही उपज। अंग्रेज ऐसी जमीन को बेकार मानते थे, उसे खेती के लायक बनाना जरूरी था। इस बात को ध्यान रखते हुए 19वीं शताब्दी के मध्य से देश के विभिन्न भागों में प्रतिभूमि विकास के नियम बनाए जाने लगे। इन कायदे कानूनों के जरिए सरकार और खेतीहर जमीन को अपने कब्जे में लेकर कुछ खास लोगों को सौंपने लगे। इन लोगों को कई तरह की रियायतें दी गई इस जमीन को खेती के लायक बनाने के लिए, उस पर खेती के लिए, मतलब वही आपका जमींदारी प्रथा के बारे में बताया जा रहा है ना, इस बात को समझिएगा। दूसरी बात, 19वीं सदी के मध्य तक आते आते देश के विभिन्न प्रांतों में वन अधिनियम भी पारित हो गया। आपको पता है कि रिजर्व फॉरेस्ट हो गया। रिजर्व फॉरेस्ट हो गया तो वहां पे कोई किसी भी तरह का चारागाह नहीं कर सकते, पेड़ नहीं काट सकते, है ना। तो कुछ जो आपके इन जंगलों में चरवाहों को चरवाही के कुछ पारंपरिक अधिकार तो दे दिए, लेकिन इनमें उनकी आवाजाही पर भी कुछ बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई। औपनिवेशिक अधिकारियों को लगता था कि पशुओं को चरने से छोटे जंगली पौधे और पेड़ों की नई कोपलें नष्ट हो जाती है। उनकी राय में चरवाहों को रेबर छोटे पौधों को कुचल देते हैं, है ना, खा जाते हैं इन मतलब पेड़ों को, छोटे छोटे पेड़ों को। तो वन अधिनियम ने चरवाहों की जिंदगी बदल डाली। अब उन्हें उन जंगलों में जाने से रोक दिया जहां रोक दिया गया जो पहले मवेशियों के लिए बहुमूल्य चारे का स्रोत था। जहां पे मेन जंगल, जहां पे पहले चरवाहे अपना चराते थे अपने जानवरों को, उन एरिया में जाने से रोक दिया कि नहीं, आपके जानवर जब आते हैं तो छोटे छोटे पौधों को कुचल देते हैं, कोपलों को खा जाते हैं, कलियों को खा जाते हैं, है ना। जिन क्षेत्रों में उन्हें प्रवेश की छूट दी गई वहां भी उन पर कड़ी नजर रखी जाती थी। जंगल में दाखिल होने के लिए उन्हें परमिट लेना पड़ता था। जंगल में उनके प्रवेश और वापसी की तारीख तय होती थी। वह जंगल में बहुत
कम ही दिन बिता सकते थे। अब चरवाहे किसी जंगल में ज्यादा समय तक नहीं रह सकते थे, वे भले ही वहां कितना चारा कितना ही हो, घास कितना भी क्यों ना हो, चारों तरफ हरियाली ही क्यों ना हो, इसलिए उन्हें निकलना पड़ा, क्योंकि अब उनकी जिंदगी वन विभाग द्वारा जारी किए परमिटों के अधीन था। तीसरी बात, अंग्रेज अफसर घुमंतु किस्म के लोगों को शक की नजर से देखते थे। वे गांव गांव जाकर अपनी चीज बेचने वाले कारीगरों और व्यापारियों को अपने रेवड़ के लिए हर साल नए नए चरगाहों की तलाश में रहने वाले, हर मौसम में अपनी रिहाइश बदलने वाले लोग चरवाहे पर यकीन नहीं कर पाते थे। वे चाहते थे कि ग्रामीण जनता गाँव में रहे, उनकी रिहाइश उनकी रिहाइश जो उनका जो हैबिटेट है ना, वो भी गाँव में ही रहे। इस तरह की आबादी की पहचान करना, उसको नियंत्रित करना आसान था, जो एक जगह टिक कर रहते थे। ऐसे लोगों की शांतिप्रिय और कानून का पालन करने वाले माना जाता, घुमंतुओं को अपराधी माना जाता। 1871 में औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पारित किया। अब ये सवाल बन गया, देखिए क्रिमिनल ट्राइब्स आपराधिक जनजाति अधिनियम कब आया था? तो आप उत्तर क्या करेंगे? 1871 में। ठीक है, जो घूमते रहते थे, जो ट्राइब्स जो गांव में एक जगह नहीं रह रहे हैं, उनको ये बोला कि क्रिमिनल ट्राइब्स है ना। इस कानून के तहत दस्तकारों, व्यापारियों और चरवाहों को बहुत सारे समुदायों को अपराधी समुदाय में रख दिया गया है ना। इस बात को समझिएगा। ओके, इस कानून के लागू होते हैं सभी समुदायों को कुछ खास अधिसूचित गांव में बस जाने का हुक्म सुना दिया और उनके बिना परमिट आवाजाही पर रोक लगा दी गई। ठीक है। चौथी बात, अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने लगान वसूलने का हर संभव रास्ता अपनाया। उन्होंने जमीन, नहरों के पानी सब पे कहीं ना कहीं टैक्स लगाया। चरवाहों से चरगाहों में चरने का एक जानवर का टैक्स वसूल किया जाने लगा। देश के ज्यादातर चरवाही इलाकों में चरवाही टैक्स लागू कर दिया है ना। जैसे आप देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के समय घरी और चेरी टैक्स, तो ग्रेजिंग टैक्स था ना, अलाउद्दीन खिलजी के समय टैक्स था, तो चेरी टैक्स बोलते थे। उसी तरह से इसने भी स्टार्ट किया चरवाही टैक्स, है ना। ओके, यही सारे हैं आपके, कोई काम करने, आगे चलते हैं। इन बदलावों ने चरवाहों की जिंदगी में किस तरह प्रभावित किया? किस तरह? देखिए ये मैप एकदम रट जाओ, ये मैप आप एकदम याद कर लो, एकदम 100%। मैं आपको बता दे रहा हूं, इस मैप से सवाल आएंगे एग्जाम में, बनते भी सवाल है ना। जितने डिफरेंट टाइप ऑफ ट्राइब्स जो इंडिया में पाए जा रहे हैं, उन सारे ट्राइब्स का आपको फोटो देखने को मिल जाएगा, है ना। ये देखिए, थोड़ा सा मैं जूम कम कर दूं, देखिए गुज्जर बकरावाल तो रट गए होंगे आप, जम्मू कश्मीर, गद्दी हिमाचल प्रदेश, भोटिया गुज्जर आपका कहां पे है? आपका उत्तराखंड। ठीक है। फिर देखिए बंजारे आपका राजस्थान में, रायका भी अभी मैंने बताया राजस्थान में है, मलधारी अभी मैंने बताया रन ऑफ कच्छ के, बंजारे मैंने बताया कि मध्य प्रदेश में है ना, धंगर मैंने बताया महाराष्ट्र में है, कुरमा, कुरुबा, गोल्ला कर्नाटका में है। तो ये सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। गोला दोनों जगह, गोला आपका आंध्र प्रदेश में भी है, तो ये मोनपा जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में है ना। तो ये सारे ट्राइब्स जो कि आपका घुमंतु हैं, जो कि पेस्ट्रोल एक्टिविटीज करते हैं, जो चरवाहे का काम करते हैं, ये याद होना चाहिए। ठीक है, ये इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, इसको कर लेने से ही आधा चीज कंप्लीट। ठीक है, लेकिन चरवाहों का जिंदगी किस तरह से प्रभावित किया, इसके बारे में समझेंगे हम लोग। ठीक है, इन चीजों की वजह से चरगाहों की गंभीर कमी पैदा होगी। जैसे से ज्यादा चरगाहों के सरकारी कब्जे में लगे, खेत, जैसे जैसे जो चरवाहा क्षेत्र था, चारगाह क्षेत्र था, जैसे उसको खेत में बदल दिया, तो चरगाहों के लिए इलाका ही नहीं बचा, है ना। इसी तरह जंगलों का आरक्षण का नतीजा यह हुआ कि गैड़ियों और पशुपालक अपने मवेशियों को जंगलों में पहले जैसी आजादी से नहीं चला सकते थे। जब चरागाह खेतों के बदलने लगे तो बचे खुचे चारागाह में चरने वाले जानवरों की तादाद बढ़ने लगी, जिसका नतीजा यह हुआ कि चारागाह सदा जानवरों से भरे रहने लगे। अब तक तो घुमंतु चारावाहे अपने मवेशियों को कुछ दिन तक एक इलाके में जाते थे, अब उसके बाद किसी और इलाके में चला जाते थे। अब इस अदला बदली की वजह से पिछले चारागाह भी फिर से हरे भरे हो जाते थे, लेकिन चरवाहों की आवाजाही पर लगी बंदिशों के कारण एक ही जगह चल रहा है, तो वहां खत्म हो रहा है ना, स्तर गिर रहा है वहां पर। ओके, समझिएगा। चरगाहों ने इन बदलावों का सामना कैसे किया, कैसे उन्होंने कन्फ्रंट किया, कैसे उन्होंने इस चीज को देखा जब ये सब नियम चेंज हुआ। इन बदलावों पर चारागाहों की प्रतिक्रिया कई रूपों से सामने। कुछ चरवाहों ने अपने जानवरों की संख्या कम कर दी, जानवर ही कम रखना स्टार्ट कर दिया। अब बहुत सारे जानवरों को चराने के लिए पहले से, एक सेकंड, है ना, हाँ ठीक है,
अब बहुत सारे जानवरों को चराने के लिए पहले से बड़े बड़े अब मैदान तो बचा नहीं। जब पुराने चरवाहों का इस्तेमाल करना मुश्किल हो गया तो चरवाहों ने नए नए चारागाह ढूंढ लिए। मिसाल के तौर पर ऊंट और भेड़ पालने वाले राइका 1947 के बाद न तो सिंध में दाखिल हो सकते थे और न ही सिंधु नदी किनारे आसपास जानवरों को चरा सकते थे। राइका ऑफ राजस्थान है ना। भारत और पाकिस्तान के बीच खींच दी गई नई सीमा रेखा ने उन्हें इस तरफ जाने से रोक दिया। अब जाहिर है अब उनको जानवरों को चराने के लिए नई जगह ढूंढनी पड़ेगी। अब हरियाणा के खेतों में जाने लगे जहां कटाई के बाद खाली पड़े जो आपके स्टबल्स हैं उनको चरते थे। इसी समय जब खेतों में खाद की जरूरत रहती थी तो उन्हें इन जानवरों को मल मूत्र से मिल जाता था। ठीक है, समय गुजरते के साथ साथ कुछ धनी चरवाहे जमीन खरीदकर एक जगह बस के रहने लगे। कुछ नियमित रूप से खेती करने लगे, कुछ व्यापार करने लगे। जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं था वो कर्ज ले लेके दिन काटने लगे। इस चक्कर में बहुत सारे की जो जानवर हैं बिकते गए और मजदूर बन गए। वह खेतों में छोटे मोटे कसम मजदूरी करके दिखाई देने लगे। इसके बावजूद बहुत सारे चरवाहे न केवल आज भी जिंदा है बल्कि हाल के दशकों में कई जगह उनकी संख्या में वृद्धि भी हुई है। जब भी किसी इलाके में चरागाहों को उनके दाखिले पर रोक लगा दी जाती थी वो अपनी दिशा बदल लेते थे, रेबर छोटा कर लेते थे और नई दुनिया मिजाज से तालमेल बिठाने के लिए दूसरे काम धंधे में करने लगते थे। बहुत सारे परिस्थिति विज्ञानी मानते हैं कि उनके सूखे इलाके और पहाड़ों में जिंदा रहने के लिए चरवाही ही सबसे व्यावसायिक रास्ता है। बहरहाल चरवाहे पर इस तरह के बदलाव चरवाहों पर इस तरह का बदलाव सिर्फ हमारे देश में ही नहीं थोपे गए, दुनिया के बहुत सारे इलाकों में नए नए कानून से उनकी जिंदगी में बदलाव आया है ना, जो उनकी जिंदगी जीने में मजबूर किया गया है। आधुनिक विश्व में आइए इन बदलावों को हम समझते हैं। अफ्रीका में चरवाहा जीवन, अफ्रीका में पेस्टोरल एक्टिविटीज को हम समझेंगे कैसे वहां पे पेस्टोरल एक्टिविटीज हुआ। आइए हम जरा अफ्रीका की तरफ चले जहां दुनिया की आधी से ज्यादा चरवाहा आबादी रहती है। आज ये अफ्रीका के लगभग 225 करोड़ लोग जो हैं चरवाहा गतिविधियों पे आश्रित हैं। इनमें बुदेन्स, बर्बेर्स, मसाई, सोमाली, बुरान और तुर्काना जैसे जाने माने समुदाय शामिल है। आपको पता है कि बर्बर्स है, बुदेन्स है, मसाई है, सोमाली है, बुरान है, तुर्काना है। ये सारे ट्राइब्स कहाँ के हैं, आपके जनजाति कहाँ के हैं, तो अफ्रीका के हैं। तो ऐसे ही याद रहेगा है ना। इन्हें ज्यादातर अब अर्ध शुष्क घास के मैदान या सूखे रेगिस्तान में रहते हैं जहां वर्षा आधारित खेती करना बहुत मुश्किल है। ये यहाँ के चरवाहे गाय, बैल, ऊंट, बकरी, भेड़, गधे पालते हैं और दूध, मांस इस चीज को आदि को बेचते हैं। कुछ चरवाहे व्यापार और यातायात संबंधी काम भी करते हैं। कुछ चरवाहे के साथ खेती भी करते हैं। हिंदुस्तान की तरह अफ्रीकी चरवाहों की जिंदगी में भी औपनिवेशिक और उत्तर औपनिवेशिक काल के गहरे बदलाव आए। आइए उन बदलावों को समझते हैं, है ना। कह रहा है इसको हम लोग समझने के लिए खास ट्राइब्स को समझेंगे तभी हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगा, है ना। ये देखिए आपका मैप है विक्टोरिया झील के आसपास, है ना। विक्टोरिया झील का पूरा एरिया आप देख सकते हैं ना। ओके, अब जैसे देख सकते हैं ये आपका युगांडा है, केनिया है, सोमालिया है ना। ये आपके जो एरिया है ओके, इन एरिया के आसपास के मैप को यहाँ पे जूम किया गया है। ओके, और जैसे को ऊपर में आप सबको पता है ऊपर में सूडान है ना, इधर इथोपिया है ना, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आता है ये। ओके, फिर आपका देख सकते हैं पूरा ये जो आपका पूरा प्रांत है केनिया है जहां मसाई जनजाति है, नीचे तंजानिया है ना। विक्टोरिया झील, युगांडा, केनिया और तंजानिया, तीन एरिया से इनका विक्टोरिया झील, इन तीन देशों से विक्टोरिया झील लगता है। ठीक है, यूकेटी। अब इनमें जो बहुत अलग अलग जो आपके जनजाति हैं उनके बारे में आपको दिखाया जा रहा है मैप में। ठीक है, उसको हम लोग समझेंगे बाद में, ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो डिटेल से मैप को, लेकिन अभी हम समझेंगे ओके चारागाहों का क्या हुआ। ठीक है, ओके, ये वही सारे हैं कि उनके ऊपर बहुत सारे पाबंदियां थोप दी गई, उनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा प्रभाव आया। चारागाहों का क्या हुआ, अब देखिए मसाई जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। मसाई जनजाति सबसे बड़ी समस्या ये रही मसाइयों के लिए, उन्हें चारागाह दिनों दिन सिमटते जा रहे हैं। औपनिवेशिक शासन के पहले मसाई लैंड का इलाका उत्तरी केन्या से लेकर तंजानिया के घास के मैदानों तक थी। ठीक है, 19वीं सदी के आखिर में यूरोप की साम्राज्यवादी ताकतों ने अफ्रीका के कब्जे के लिए मार काट शुरू कर दी और बहुत सारे इलाकों में छोटे छोटे उपनिवेशों में तब्दील करके अपने अपने कब्जे में ले लिया। 1885 में ब्रिटिश, केन्या और जर्मन तंजानिया के बीच एक अंतरराष्ट्रीय, है ना, एक अंतरराष्ट्रीय संधि हुई। अंतरराष्ट्रीय सीमा खींच के मसाई लैंड को 2 बराबर टुकड़ों में कर दिया गया। बाद के सालों में सरकार ने गोरों को बसाने के लिए बेहतरीन चारागाहों को अपने कब्जे में ले लिया।
मसाइयों के दक्षिण केनिया और उत्तरी तंजानिया के छोटे इलाकों में समेट दिया। औपनिवेशिक शासन से पहले मसाइयों के पास जितनी जमीन थी उसका लगभग 60% हिस्सा उनसे छीन लिया गया। उनसे ऐसे सूखे इलाकों में कैद कर दिया जहां ना तो अच्छी बारिश होती थी ना ही हरे भरे चारागाह। ठीक है, देखिए मैं भी आपके बुक्स को ही पढ़ रहा हूं, आप अपने साथ बुक्स रखेंगे तो उसको भी अगर पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि मैं जो एनसीईआरटी है इससे बाहर मैं चीजों को नहीं ले जाऊंगा। अभी मैं आपको पहले बता दे रहा हूं कि जो एनसीईआरटी में हूबहू लिखा है उन चीजों को ही मैं समझाऊंगा, उसमें अच्छे चीजों को बताऊंगा, नोट डाउन करवाऊंगा। ओके, एनसीईआरटी से बाहर जाने के लिए मेरे पास बहुत है, मैं चाहूं तो पूरा हिस्ट्री को 2-3 साल तक पढ़ाता रह जाऊं, लेकिन उस तरह से चीजें काम नहीं चलने वाला है ना। जो एनसीईआरटी में उनको पढ़ेंगे, ऑलरेडी आपके पास बहुत सारे बुक है, लूसेंट है, ये है, वो वहां से पढ़ सकते हैं फैक्ट्स को। ओके, लेकिन एनसीईआरटी से फैक्ट्स को निकालेंगे, उसको क्रक्स बनाएंगे और उसको बार बार रिवाइज करेंगे, तो एनसीईआरटी से सवाल अगर आएंगे तो आराम से आंसर कर पाएंगे। ठीक है, बाकी तो आपको घटना चक्र सारे बुक्स रट के बैठे हैं आप लोग। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसा काम का चीज रहेगा तो हम लोग समझेंगे, बाकी कोई काम का नहीं है ना। केनिया के मसाई मारा व सांबुरू नेशनल पार्क और तंजानिया के सेरेंगेटी, तंजानिया क्या है, सेरेंगेटी पार्क जैसे शिकारगाह इस तरह का अस्तित्व में आए थे। देखिए, मसाई मारा और सांबुरू नेशनल पार्क है केनिया का, समझ बात को, 2 नेशनल पार्क का नाम आया है मसाई मारा। अब एग्जामिनर को ध्यान में आएगा तो कहेगा बताइए मसाई मारा, तो मसाई तो आपको पता है ना, मसाई तो आपको पता है भाई कि मसाई केनिया का, तो केनिया तो आंसर कर देंगे, नो इशू, ये नेशनल पार्क है। ठीक है, नेशनल पार्क है ना। सांबुरू आएगा, सांबुरू में कंफ्यूजन हो जाएगा है ना, सांबुरू नेशनल पार्क कहाँ का है, तो ये भी आपका सांबुरू नेशनल पार्क आपका कहाँ का है, ये भी आपका केनिया का। ठीक है, सेरेंगेटी नेशनल पार्क है, देखिए सेरेंगेटी, तो वही होता है जब एग्जाम में इस तरह के सवाल आते हैं तो आपको दिमाग घूमता नहीं है, आपको लगता है कि अरे हम पूरा नेशनल पार्क पूरा वर्ल्ड का याद थोड़ी ना करेंगे, इतना नेशनल पार्क कैसे याद करेंगे पूरा वर्ल्ड का नेशनल पार्क, तो नहीं, एनसीईआरटी में जितने उतना तो कम से कम कर लो। सेरेंगेटी नेशनल पार्क तंजानिया, अब सवाल एग्जाम में आएगा तब क्या करेंगे, गूगल करेंगे और पूरा तंजानिया का नेशनल पार्क पढ़ रहे हैं, तो वो गलत चीज है। यहां से पढ़े, अब पूरा 100 में 100 भी नहीं आपको बनाना है एग्जाम में, है ना, कुछ चीज गलत, कुछ चीजें नहीं भी आती हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी में कम से कम उतना तो हम मजबूत रखेंगे ना। इन आरक्षित जंगलों में चरवाहा को कहा जाना था, इन इलाकों में ना तो शिकार कर सकते थे ना ही जानवरों को चरा सकते थे, तो वही सेम बात है ना, सेम चीजें हैं कि जो अगर कोई भी कानून लगा देगा अगर उस तरह का, तो कहीं ना कहीं आपका वो सारे चीजें नहीं होगा जो पहले से आप कर रहे थे, जंगल में चढ़ाना, पेड़ काटना। ये देखिए, मसाई नाम मास शब्द से निकला है, मासाई का मतलब मेरे लोग, पारंपरिक रूप से मसाई, घुमंतु और चरवाहा। देखिए आप देख सकते हैं, अभी भी आपको बहुत सारे यूट्यूब से वीडियो देखते रहोगे, आप अलग अलग ट्रैप्स के बारे में ब्लॉग्स लोग बनाते रहते हैं ना। ठीक है, सरहदें बंद हो गई, वही बाउंड्रीज के बारे में है ना, परमिट लेना है, परमिट के बिना जानवर नहीं ले आ सकते हैं, है ना, चरवाहा गोरा इलाका से गुजरना पड़ेगा तो उसको रोक दिया गया कि नहीं जा सकते हैं, है ना। बहुत सारे इलाकों में तो व्यापार भी नहीं कर सकते थे, बाहर से आए गोरे यूरोपियनों से अक्सर उन्हें खतरनाक और बर्बर स्वभाव वाले मानते थे, अनसिविलाइज्ड मानते थे। वही बातें हैं जो कि हम लोगों ने पहले देखा है ना। जब चारागाह सूख जाते थे, जब चारागाह वेन पास्चर्स ड्राई, सूखा दुनिया भर के चरवाहों की जिंदगी पर असर डालता था। जिस बारिश नहीं होता, चारागाह सूख गया, मवेशियों को हरा भरा इलाका में ले आना है, उनके सामने भूखमरी का संकट होता है, तो कहीं ना कहीं जो परंपरागत रूप से जो चरवाहे हैं, जो लोग हैं, वो यहां वहां जाते रहते थे, है ना। लेकिन औपनिवेशिक शासन में उनको जाना ही नहीं, कैद करके रख दिया एक जगह पे, एक जगह से आपको जाना ही नहीं, वाइंड कर दिया आपको, है ना। तो कहीं ना कहीं उनको उस तरह के एरिया में रहना जहां पे सूखे का शंका हमेशा बनी रहती थी, क्योंकि ये लोग संकट के समय पर जानवरों को लेकर नहीं जा सकते थे। ओके, 1930 में पता चला कि मसाइयों के पास 7,20,000 मवेशी थे। अब इतना मतलब आप देख सकते हैं कि भेड़ है, इतना है, और आधा ज्यादा मर चुका है। देखिए मात्र 3 साल में ये आपका है, क्या प्रभाव पड़ा है ना, क्योंकि वो जा ही नहीं सकते भाई, सूखा वहां पे सूख गया, खाएंगे क्या जानवर, जानवर तो मरेगा ही, जाहिर सी बात है। ओके, मसाई समाज में दो तरह के आपके हैं, एल्डर्स और वॉरियर्स, है ना। एल्डर्स और वॉरियर्स, तो वही बात है, जो शासन बोले, जो एल्डर्स है वो शासन चलाते थे, है ना, फैसला लेते थे। जो वॉरियर है वो नौजवान युद्ध लड़ते थे, उनके बारे में बताया जा रहा है ना। वो तो चलिए कोई काम का नहीं है। मसाइयों की देखभाल करने के लिए ऐसे फैसले, तो वो आपके चलिए ठीक है, कोई काम का नहीं है, आगे चलेंगे। ठीक है, निष्कर्ष यही है
कि आधुनिक विश्व में आए बदलाव से दुनिया के अलग अलग जो चारवाह समुदाय थे उन पे बहुत इफेक्ट पड़ा, है ना। जो कानून बने, सीमा बने, उनसे उनका आवाजाही रुक गया। जैसे चारागाह खत्म हो, जानवरों को चराना मुश्किल होता गया, चारागाह बचे थे उसका ज्यादा इस्तेमाल होना, दोहन होना, वो भी सूख गए, बेकार हो गए, सूखा आया, जानवर की संख्या, जानवर मरने लगे। तो ये सारे बहुत सारे जो रूल्स आपके बंदिशें तोपे गए उससे प्रॉब्लम हुआ। फिर भी चारागाहें बदलते वक्त के हिसाब से खुद को ढालते थे, वो अपनी सालाना आवाजाही का रास्ता बदल लेते थे, जानवरों की संख्या कम कर लेते थे। यही आपके इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा। तो हम लोगों ने क्लास 9 कर दिया खत्म, क्लास 9 हम लोगों ने खत्म कर दिया। अब हमारा चलेगा क्लास 10। और क्लास 10 अच्छा समझिएगा भाई, क्लास 10 अच्छा समझिएगा, मॉडर्न हिस्ट्री है ना, मॉडर्न हिस्ट्री ही है जनरली आपका, उसमें है थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री भी शामिल होगा। क्लास 10th हिस्ट्री खत्म करेंगे और बहुत जल्द हम लोग अभी 11 और 12 खत्म भी कर देंगे। 11 में भी इसी तरह जैसे मैंने आज आपको पढ़ाया ना, 11th को हम लोग वैसे ही पढ़ेंगे। हो सकता है 11 को स्किप भी मैं कर दूं, है ना, 11 को स्किप भी कर दूंगा या उसके शॉर्ट नोट्स बना के मैं दे दूंगा। ओके, ये आपका कंप्लेंट नहीं आना चाहिए कि 11 पूरा नहीं पढ़ा, क्योंकि 11 के मैंने सारे टॉपिक्स को पढ़ा है, देखा है, वो काम के नहीं ज्यादातर। लेकिन 12 बहुत ज्यादा यूजफुल है। 12 पूरा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, बहुत इसका लंबा चलेगा भाई। 12 का एटलीस्ट 10 वीडियो, कम से कम 8 से 10 वीडियो आएगा, है ना। तो लगभग आप मान के चलो कि ये मंथ पूरा चला जाएगा हिस्ट्री में, है ना, पूरा जनवरी। फिर बाकी हिस्ट्री के बाद जो सारे चैप्टर्स हैं वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं, मतलब हिस्ट्री के बाद जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो थोड़ा छोटा सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि उनका ज्यादा वास्ट नहीं है ना, उनको समझना आसान भी होगा। तो इसके बाद हम लोग चालू करेंगे साइंस ही, ज्यादा है कि साइंस ही स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री के बाद, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग शेयर करते रहे वीडियो को, शेयर नहीं करते हैं, मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन मैं पूरा पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी। आप लोग देखे या ना देखे वो अलग बात है, लेकिन मैं पूरा एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा 6 से 12 तक के, और सबका मैं एक्सट्रैक्ट भी दूंगा। मतलब कहने का मतलब कि पूरा क्रक्स दूंगा, पूरा समरी टाइप का मैं दूंगा, जो कि आपके वनडे एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आएंगे। लेकिन वो पहले खत्म होगा, जैसे हिस्ट्री ऐसे ही खत्म होगा, मैं पूरा हिस्ट्री का क्रक्स दे दूंगा, जो आपको उसको रिवाइज करने के समय काम देगा। उसी साथ जैसे हर एक खत्म होता है, धीरे धीरे हम लोग क्रक्स देता स्टार्ट करेंगे। ओके, और सारा सवाल भी जब हम लोग कराएंगे कोई प्रीवियस ईयर को, तो वहां पे भी एनसीईआरटी की चीजों को डालेंगे, एनसीईआरटी के इनपुट्स को डालेंगे वहां पे। इस बात को आप लोग समझिएगा। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और आपका वीडियो भी कल मिलेगा आपको। कल मंडे है तो कल आपको वीडियो मिलेगा बिग 4 का शेड्यूल, है ना। जैसा कि हमारा जो वीकली शेड्यूल चल रहा है ना, बिग 4 का चलेगा। जो वीकली शेड्यूल है उसको प्रॉपर फॉलो करिए। एग्जाम आप 70 वाला दे रहे हैं या ना दे रहे हैं, खतरे में बीपीएससी दीजिएगा, लेकिन बिग 4 वाला हर एक वीक का शेड्यूल फॉलो करते हैं। कोई भी एग्जाम के लिए, उसमें जो प्रीलिम्स के लिए, वो अगर फॉलो करते हैं तो आपका सिलेबस अच्छा तरीका से कवर होगा 8 से 10 महीने में, और सारा सब्जेक्ट कवर होगा और बेहतरीन तरीके से आप आंसर कर पाएंगे। क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना वहां पे बताया जाता है। तो बिग 4 का शेड्यूल चलेगा हमारा, जो कि 22 जनवरी से लेके आपका 28 जनवरी तक का शेड्यूल रहेगा, ठीक है। 28 या 29 जो 7 दिन का शेड्यूल हमारा रहता है। तो वो बिग 4 का शेड्यूल का वीडियो आपको मॉर्निंग में मिल जाएगा, है ना, मॉर्निंग में मिल जाएगा, रात में मिल जाएगा 12 बजे तक। ओके, तो आपको उसको फॉलो करना है। और उसके बाद फिर वीक में नए वीडियोज आएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।